नमस्कार। भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ना एक बहुत ही बड़ा एक ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। सोचिए, एक कानून जो 160 साल से चल रहा था उसे पूरी तरह से बदल दिया गया है। तो चलिए समझते हैं कि ये नया कानून भारतीय न्याय संहिता आखिर है क्या और इसे लाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना कि भाई 160 साल पुराने कानून को बदलने की आखिर जरूरत क्या थी। सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा था या नहीं। चलिए इस बड़े बदलाव के पीछे की वजहों को समझने के लिए ना थोड़ा सा इसके इतिहास में झांकते हैं। ये जो कानून था इंडियन पीनल कोड, जिसे हम सब आईपीसी के नाम से जानते हैं, इसकी कहानी शुरू हुई थी 1860 में ब्रिटिश राज के टाइम पर। और तब से लेकर अब तक मतलब 160 साल से भी ज्यादा हमारे देश का पूरा क्रिमिनल लॉ इसी पर टिका था। लेकिन अब 2024 में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के आने से ये सब कुछ बदल गया है। ये सिर्फ एक छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये एक पूरे युग का अंत है और एक नए की शुरुआत। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि इस पुराने और नए कानून में मतलब आईपीसी और बीएनएस में आखिर फर्क क्या है। कैसे बीएनएस में पूरे सिस्टम को कह सकते हैं कि स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की है। सबसे पहला और जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो तो आपको नंबर्स में दिख जाएगा। देखिए, पुरानी आईपीसी में कुल 511 सेक्शंस थे और अब नए बीएनएस में इसे घटाकर सिर्फ 358 कर दिया गया है। मतलब साफ है, नए कानून को ज्यादा कॉम्पैक्ट और फोकस बनाने की कोशिश हुई है। और ये कटौती सिर्फ सेक्शंस तक ही नहीं है। आईपीसी में जहां 23 चैप्टर्स थे, वहीं बीएनएस में अब सिर्फ 20 चैप्टर्स हैं। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ? यही कि कई पुराने शायद गैर जरूरी प्रावधानों को या तो हटा दिया गया है या फिर एक साथ मिला दिया गया है, ताकि कानून पहले से ज्यादा क्लियर और टू द पॉइंट हो। लेकिन सवाल यह है कि ये सब किया क्यों गया? मतलब सिर्फ नंबर्स कम करने के लिए तो इतना बड़ा बदलाव नहीं किया होगा, राइट? तो देखिए, इसके पीछे 3 बड़े मकसद बताए गए हैं। पहला, कानूनों को मॉडर्न बनाना। दूसरा, जस्टिस की प्रक्रिया को तेज करना। और तीसरा, पूरे सिस्टम को विक्टिम सेंट्रिक यानी पीड़ित के नजरिए से देखना। तो ये सिर्फ सेक्शंस कम करने की बात नहीं है, बल्कि न्याय देने के पूरे अप्रोच को बदलने की एक कोशिश है। और इसी सोच वाले बदलाव को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि कैसे ये नया कानून सिर्फ बाहर से ही नहीं, बल्कि अंदर से अपनी फिलॉसफी में भी कॉलोनियल यानी गुलामी के दौर से निकलकर आज के भारत की सोच को अपना रहा है। इसका सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा चर्चित उदाहरण है सेडिशन यानी राजद्रोह का कानून। देखिए, आईपीसी का जो सेक्शन 124A था ना, वो सरकार की आलोचना को भी अपराध बना देता था। बहुत विवादित था ये। तो अब बीएनएस ने राजद्रोह शब्द को ही हटा दिया है। इसकी जगह एक नया सेक्शन आया है 152, जो उन कामों पर फोकस करता है जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालते हैं। तो अब देख रहे हैं, फोकस सरकार से शिफ्ट होकर देश पर आ गया है। ये एक बहुत बड़ा फिलॉसफिकल शिफ्ट है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो बीएनएस में आई है, वो है कम्युनिटी सर्विस की सजा। मतलब कुछ छोटे मोटे अपराधों के लिए अब जेल भेजने की बजाय सजा के तौर पर समाज सेवा करवाई जा सकती है। ये एक तरह से रिफॉर्मेटिव जस्टिस की तरफ एक कदम है, जहां मकसद सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि अपराधी को सुधरने का एक मौका देना भी है। अब जाहिर सी बात है, 1860 के बाद से दुनिया बहुत बदल गई है और अपराध के तरीके भी। तो क्या हमारा कानून भी बदला है? चलिए देखते हैं कि बीएनएस 21वीं सदी के जो नए खतरे हैं उनसे निपटने के लिए कितना तैयार है। तो बीएनएस में पहली बार कुछ ऐसे नए जमाने के अपराधों को साफ साफ डिफाइन किया गया है जो पहले नहीं थे, जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिस्ट एक्ट्स और स्नैचिंग, मतलब जो मोबाइल वगैरह छीनकर भाग जाते हैं, उसे भी अब एक अलग अपराध माना गया है। साथ ही हिट एंड रन के मामलों में भी पहले से कहीं ज्यादा सख्त कानून बनाए गए हैं। ये सब आज के समय की जरूरतें हैं। इसके अलावा भी कुछ बहुत जरूरी बदलाव हैं, जैसे महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर खास जोर दिया गया है। 12 साल से कम उम्र की बच्ची से गैंगरेप के मामले में मौत की सजा का भी प्रावधान है। और एक और बड़ी बात, कानून का दायरा भी बढ़ गया है। मतलब अब अगर कोई भारतीय नागरिक देश के बाहर भी कोई अपराध करता है तो उस पर बीएनएस के तहत भारत में केस चल सकता है। तो ये तो हो गए सारे बड़े बड़े बदलाव। लेकिन सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा? भारत के जस्टिस सिस्टम का भविष्य कैसा दिखने वाला है? तो देखिए, ये सब बातें अब सिर्फ कागजों पर नहीं है। 1 जुलाई 2024 ये वो तारीख है जब भारतीय न्याय संहिता ऑफिशियली लागू हो चुकी है। मतलब भारत का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक नए दौर में एंटर कर चुका है। और इस पूरे बदलाव के पीछे जो सोच है, जो मकसद है, उसे इस एक लाइन में समझा जा सकता है कि लक्ष्य है
तेजी से न्याय देना और एक ऐसा लीगल सिस्टम बनाना जो आज के लोगों की जरूरतों और उम्मीदों के हिसाब से हो। जय हिंद। आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की, और इसकी शुरुआत करेंगे हम उन बुनियादी परिभाषाओं से जिन पर यह पूरा कानून टिका हुआ है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, सोचिए, ये वो नींव के पत्थर हैं जिन पर न्याय की पूरी इमारत खड़ी होती है। बीएनएस में दी गई ये परिभाषाएं इससे डिक्शनरी के शब्द नहीं है, ये तो समझिए न्याय का पूरा ब्लूप्रिंट है। और जाहिर सी बात है, अगर नींव ही कमजोर होगी तो इमारत भला कैसे टिकेगी। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले हम कानून की भाषा को देखेंगे, फिर अपराध की परिभाषा पर बात करेंगे, उसके बाद न्याय के जो मेन प्लेयर्स हैं उनको जानेंगे, फिर महिला और बच्चों से जुड़ी परिभाषाओं पर नजर डालेंगे, और आखिर में एग्जाम के लिए एक फटाफट रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, कानून की भाषा। देखिए, ये बात तो साफ है कि किसी भी कानून को समझने के लिए सबसे पहले उसकी शब्दावली, उसकी भाषा को पकड़ना पड़ता है। बीएनएस में आपको धारा, न्यायालय, सरकार जैसे कई शब्द बार बार मिलेंगे। आज हम इनमें से कुछ सबसे अहम परिभाषाओं पर फोकस करेंगे, जो समझ लीजिए कि पूरे कोड की जान है। इन पर पकड़ बना ली तो आगे का रास्ता काफी आसान हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी, सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट पर, अपराध। आप सोचिए, यही तो वो शब्द है, यही वो कॉन्सेप्ट है जो पूरे जस्टिस सिस्टम को एक्शन में लाता है। तो सवाल ये है कि बीएनएस के हिसाब से आखिर अपराध है क्या? बीएनएस इसे बहुत सीधे सीधे बताता है। अपराध का मतलब है कोई भी ऐसा काम करना या फिर कोई जरूरी काम नहीं करना जिसके लिए कानून में सजा लिखी हो। बस, कितनी सीधी और पावरफुल डेफिनेशन है ना? अब इस चीज को थोड़ा और समझते हैं। अपराध के ना दो पहलू होते हैं। पहला है कार्य यानी एक्ट, मतलब आपने एक्टिवली कुछ गलत किया, जैसे चोरी करना। और दूसरा है चूक यानी ओमिशन। इसका मतलब है आपको कानूनन कोई काम करना था पर आपने नहीं किया। जैसे मान लीजिए कोई पुलिस वाला किसी को डूबते हुए देखे और जानबूझकर ना बचाए, तो ये उसकी ड्यूटी से एक चूक मानी जाएगी, और कानून की नज़र में ये दोनों ही अपराध हैं। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया है कि यह अपराध क्या होता है। तो अब बात करते हैं उन किरदारों की, उन एक्टर्स की जो इस पूरे लीगल सिस्टम के अंदर काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरकार की। जब भी बीएनएस में सरकार शब्द आता है तो इसका मतलब या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है या फिर स्टेट गवर्नमेंट से। बस इतना याद रखना है, क्योंकि कानून बनाने और लागू करने में इन्हीं की तो भूमिका होती है। अगला है न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये वो जगह है, वो स्टेज है जहां कोई जज कानून के दायरे में रहकर अपना काम करता है और फैसले सुनाता है। सिंपल। अब आते हैं एक बहुत ही अहम किरदार पर, लोक सेवक या पब्लिक सर्वेंट। इसकी परिभाषा काफी बड़ी है। आसान भाषा में कहें तो हर वो इंसान जो सरकार के लिए काम करता है, सरकार से सैलरी लेता है या सरकारी काम में मदद करता है, वो एक लोक सेवक है। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि बीएनएस में पब्लिक सर्वेंट से जुड़े अपराधों के लिए खास कानून हैं। तो कौन कौन आता है इसमें? देखिए, कुछ उदाहरण हैं। कोई जज हो या जूरी का मेंबर, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स का कोई ऑफिसर, कोई पुलिस वाला, और हाँ, इलेक्शन ड्यूटी में लगा हर एक अधिकारी भी लोक सेवक ही माना जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसका दायरा कितना बड़ा है। एग्जाम के लिए ये याद रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब एक और बड़ी मजेदार डेफिनेशन है, व्यक्ति यानी पर्सन। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या खास है? व्यक्ति तो इंसान ही होता है, लेकिन नहीं। कानून की दुनिया में व्यक्ति का मतलब सिर्फ एक जीता जागता इंसान नहीं है, बल्कि कोई कंपनी या कोई एसोसिएशन भी हो सकती है। और जानते हैं इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक कंपनी भी अपराधी हो सकती है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। जब बीएनएस कहता है कि कोई व्यक्ति अपराध कर सकता है, तो वो सिर्फ इंसानों की बात नहीं कर रहा। अब बड़े बड़े कॉर्पोरेट फ्रॉड के मामलों में या किसी कंपनी की लापरवाही से हुए हादसों में सीधे कंपनी को ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ये कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी की दिशा में बहुत बड़ा, बहुत जरूरी कदम है। चलिए, अब अपना फोकस उन परिभाषाओं पर लाते हैं जो समाज के सबसे संवेदनशील हिस्सों से जुड़ी हैं, यानी महिला और बालक। बीएनएस इनकी सुरक्षा पर खास जोर देता है, और कुछ अपराधों को समझने के लिए ये परिभाषाएं बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। तो इन दोनों में फर्क क्या है?
देखिए, महिला की परिभाषा में उम्र का कोई लेना देना नहीं है। एक नवजात बच्ची से लेकर किसी भी उम्र की फीमेल महिला ही मानी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बालक यानी चाइल्ड की परिभाषा उम्र से बंधी है। 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति बालक की कैटेगरी में आएगा। ये फर्क याद रखना बहुत जरूरी है। अब स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 7। सिर्फ एक नंबर है, लेकिन कानून में इसका बहुत बड़ा मतलब है। बीएनएस ये कहता है कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी भी अपराध के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कानून ये मानता है कि इतनी छोटी उम्र में बच्चे में सही गलत समझने की क्षमता नहीं होती। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसे फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ये वो की पॉइंट्स हैं जो एग्जाम की तैयारी के लिए आपको बिल्कुल रट लेने हैं। तो ये रहे हमारे 5 सबसे जरूरी पॉइंट्स। पहला, अपराध मतलब कोई ऐसा काम या चूक जिसकी कानून में सजा हो। दूसरा, लोक सेवक, जिसमें जज, पुलिस, सेना और इलेक्शन ऑफिसर सब शामिल हैं। तीसरा, व्यक्ति यानी इंसान भी और कंपनी भी। चौथा, बालक मतलब 18 साल से कम उम्र। और पांचवा, महिला मतलब किसी भी उम्र की फीमेल। तो जैसा कि हमने शुरू में कहा था, ये परिभाषाएं सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये बीएनएस की नींव हैं। इन्हें अच्छी तरह से तैयार करना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के तहत दंडों के बारे में। देखिए, बीएनएस ने ना हमारे पुराने कानून में कई बड़े बदलाव किए हैं, और अगर आप सब इंस्पेक्टर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये बदलाव आपके लिए जानना बेहद बेहद जरूरी है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और एक सवाल से शुरू करते हैं। बीएनएस ने ऐसा कौन सा नया और सबसे अहम दंड शामिल किया है? ये सवाल परीक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है, और इसका जवाब हम इसी चर्चा में आगे ढूंढेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बीएनएस के तहत दिए जाने वाले सबसे सख्त दंडों पर एक नज़र डालते हैं। इसमें मृत्युदंड से लेकर आजीवन कारावास तक सब कुछ शामिल है, और इनके प्रावधानों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मृत्युदंड आज भी सबसे कठोर सजा है। ये सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर यानी विरल से विरलतम मामलों में ही दी जाती है। लेकिन बीएनएस के तहत कुछ बेहद गंभीर अपराधों में, जैसे कि नाबालिग से बलात्कार, इसे अनिवार्य भी बना दिया गया है। ये इस कानून की सख्ती को दिखाता है। अच्छा, आजीवन कारावास को लेकर जो एक आम गलतफहमी थी ना कि ये 14 या 20 साल की सजा होती है, बीएनएस से उसे बिल्कुल साफ कर दिया है। इसका मतलब है दोषी की पूरी जिंदगी जेल में कटेगी। हाँ, जब तक कि सरकार सजा में कोई छूट न दे। तो ये एक बहुत बड़ा और क्लियर बदलाव है। बीएनएस में ना 2 तरह के कारावास का जिक्र है। एक है कठोर यानी सश्रम, और दूसरा है सादा। अब कठोर कारावास में दोषी से सख्त मेहनत करवाई जाती है, जबकि सादा कारावास का मतलब है सिर्फ कैद में रहना। परीक्षा में इन दोनों के बीच का फर्क पूछा जा सकता है, तो ये याद रखिएगा। जेल की सजा के अलावा भी दंड होते हैं। बीएनएस में आर्थिक और संपत्ति से जुड़े दंड का भी प्रावधान है। चलिए देखते हैं कि ये कौन-कौन से हैं और ये कैसे काम करते हैं। संपत्ति की जब्ती बीएनएस का एक बहुत पावरफुल टूल है, खासतौर पर आतंकवाद या संगठित अपराध जैसे मामलों में। अपराध से कमाई गई सारी प्रॉपर्टी सरकार जब्त कर सकती है। कह सकते हैं कि अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ने का एक बहुत असरदार तरीका है। और अगर कोई दोषी जुर्माना नहीं भरता तो बीएनएस में इसके नतीजे भी बिल्कुल साफ हैं। अगर कोई दोषी अदावत का लगाया जुर्माना नहीं चुकाता तो उसे उस जुर्माने के बदले और ज्यादा समय तक जेल में रहना पड़ सकता है। और अब बात करते हैं बीएनएस के उस सबसे बड़े और क्रांतिकारी बदलाव की। ये एक ऐसा दंड है जो सिर्फ सजा देने पर नहीं बल्कि सुधार करने पर जोर देता है। ये भारतीय न्याय व्यवस्था में एक पूरी तरह से नई सोच की शुरुआत है। जी हाँ, ये बड़ा बदलाव है सामुदायिक सेवा को एक दंड के तौर पर शामिल करना। इसका मकसद सिर्फ सजा देना नहीं है, बल्कि अपराधियों को समाज से जोड़कर उनमें सुधार लाना है। तो ये नया दंड सामुदायिक सेवा क्या है? इसके तहत जो छोटे-मोटे अपराध के दोषी होते हैं, उन्हें सजा के तौर पर समाज की भलाई के लिए बिना पैसों के काम करने का आदेश दिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी पार्क की सफाई करना या किसी सामाजिक अभियान में हाथ बटाना। ये धारा जरूर याद रखिएगा, परीक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। बीएनएस धारा 4F यही वो धारा है जिसके तहत सामुदायिक सेवा को आधिकारिक तौर पे एक दंड का दर्जा दिया गया है। इसे बिल्कुल मत भूलिएगा।
चलिए, तो अब तक हमने जो भी जरूरी बातें जानी उन्हें परीक्षा के लिहाज से एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं, एक क्विक रिवीजन हो जाए। तो याद रखने वाली मुख्य बातें क्या हैं? पहली, बीएनएस में सामुदायिक सेवा एक नया और सुधारात्मक दंड है। दूसरी, कारावास अब 2 तरह का है, कठोर और सादा। और तीसरी, आजीवन कारावास का मतलब है दोषी की पूरी प्राकृतिक जिंदगी जेल में। नमस्कार। कभी सोचा है कि जब कोर्ट किसी को सजा सुनाता है तो उसके बाद असल में होता क्या है? सजा का समय कैसे गिना जाता है? अगर लीगल एप्टीट्यूड या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी चल रही है तो भाई ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे बिल्कुल भी मिस नहीं किया जा सकता। तो चलिए मिलकर इन उलझनों को सुलझाते हैं। चलिए सबसे पहले उस सवाल को लेते हैं जो शायद सबके दिमाग में घूमता है। ये जो हम फिल्मों में, कहानियों में सुनते आए हैं कि आजीवन कारावास मतलब 14 साल की जेल, क्या ये सच है? आज हम इसी सबसे बड़े मिथ के पीछे की सच्चाई जानेंगे। तो इस आम सोच को, इस कॉमन बिलीफ को चैलेंज करने के लिए आइए सीधा कानून की किताबों में ही झांकते हैं। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 56 इस बारे में आखिर कहती क्या है? देखिए, एक तरफ है आम धारणा जो कहती है 14 या 20 साल, और दूसरी तरफ है कानूनी सच जो बिल्कुल अलग है। कानून कहता है अपराधी की बाकी बची पूरी जिंदगी के लिए जेल। जी हाँ, जब तक उसकी नेचुरल डेथ ना हो जाए। तो ये 14 साल वाली बात एक बहुत बहुत बड़ा मिथ है। अब सवाल उठता है कि अगर सजा पूरी जिंदगी की है तो क्या ये कभी कम भी हो सकती है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन कैसे? और ये पावर किसके पास है? यहीं पर एंट्री होती है एक कॉन्सेप्ट की, जिसे कहते हैं लघुकरण या कम्यूटेशन। और यहीं पर लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। सजा कम करने का अधिकार कोर्ट के पास नहीं होता। कोर्ट का काम है सजा सुनाना, बस। ये पावर होती है सरकार के पास, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट। वो अपराधी के अच्छे बर्ताव या किसी और मानवीय आधार पर सजा कम कर सकती है। तो ये लघुकरण, ये कम्यूटेशन है क्या चीज़? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये सरकार की वो पावर है जिससे वो एक भारी सजा को एक हल्की सजा में बदल सकती है। बीएनएस की धारा 57 सरकार को ये ताकत देती है, और इसका इस्तेमाल अक्सर तब होता है जब अपराधी का जेल में बर्ताव अच्छा हो या कोई और मानवीय कारण हो। हाँ, तो वो 14 साल का जो नंबर है ना, वो यहीं से आता है। सरकार डेथ सेंटेंस यानी मौत की सजा को उम्र कैद में बदल सकती है, और उम्र कैद को 14 साल तक की सजा में कम कर सकती है। तो ये 14 साल वो मिनिमम टाइम है जो अपराधी को काटना ही पड़ेगा, लेकिन सिर्फ तब जब सरकार उसकी सजा कम करने का फैसला करे। ये कोई ऑटोमेटिक रूल नहीं है। चलिए जेल की सजा से आगे बढ़ते हैं। अक्सर सजा के साथ साथ फाइन यानी जुर्माना भी लगाया जाता है। पर सोचिए, क्या होगा अगर कोई अपराधी वो जुर्माना भरे ही नहीं? इसके लिए भी बीएनएस की धारा 49 में एकदम साफ साफ नियम है। सिचुएशन देखिए, अगर किसी को सजा ही सिर्फ जुर्माने की हुई है और वो नहीं भरता तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की जेल हो सकती है। और अगर मामला जेल और जुर्माना दोनों का है तो जुर्माना न भरने पर जो एक्स्ट्रा जेल होगी ना, वो उसकी असली सज़ा ख़त्म होने के बाद शुरू होगी। अब ये बात एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान से सुनिए। जुर्माने के बदले जो सज़ा मिलती है वो मेन सज़ा के साथ साथ नहीं चलती, वो एक के बाद एक चलती हैं। मतलब पहले अपराधी अपनी मेन सज़ा पूरी करेगा और फिर गेट से बाहर निकलने की जगह जुर्माना न भरने वाली सज़ा काटना शुरू करेगा। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी की मेन सज़ा साल 2028 में पूरी हो रही है। अगर उसने जुर्माना नहीं भरा तो उसकी एक्स्ट्रा सज़ा 2028 में ही शुरू हो जाएगी, पहले नहीं। इससे पता चलता है कि कानून जुर्माने को कितनी गंभीरता से लेता है। अच्छा, अब आते हैं अपने आखिरी और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन पर। क्या होता है जब किसी को एक साथ एक से ज्यादा गुनाहों के लिए सजा मिलती है? यहाँ पर 2 शब्द बहुत काम आते हैं, समवर्ती यानी कंकरेंट और क्रमिक यानी कंसेक्यूटिव। ये समझना तो बहुत ही आसान है। कंकरेंट मतलब सारी सजाएं एक साथ चलेंगी। जैसे 5 साल की 2 सजा मिली तो भी टोटल 5 साल ही जेल में रहना है। वहीं कंसेक्यूटिव का मतलब है एक के बाद एक, तो 5 साल की 2 सजाओं का मतलब हुआ पूरे 10 साल जेल। तो कानून अपने आप क्या मानता है? डिफ़ॉल्ट रूल क्या है? बीएनएस की धारा 58 कहती है कि जब तक जज साहब खुद ये ना कहें कि सजाएं कॉन्करेंट यानी एक साथ चलेंगी,
तब तक वो हमेशा कॉन्जेक्यूटिव यानी एक के बाद एक ही मानी जाएंगी। ये पूरी तरह से कोर्ट पे डिपेंड करता है। वाह, काफी कुछ समझ लिया हमने। अब इन सारी जरूरी बातों को दिमाग में फिट करने के लिए चलिए एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ये एग्जाम के लिए परफेक्ट रहेगा। तो मोटी मोटी बातें क्या हैं? पहली, आजीवन कारावास का मतलब है अपराधी की बची हुई पूरी जिंदगी। दूसरी, सजा कम करने की पावर सरकार की है, कोर्ट की नहीं। तीसरी, जुर्माना न भरने पर एक्स्ट्रा सजा मेन सजा के बाद में शुरू होती है। और चौथी, एक से ज्यादा सजाएं एक साथ यानी कंकरेंट भी चल सकती हैं और एक के बाद एक यानी कंसेक्यूटिव भी। नमस्कार, भारतीय न्याय संहिता पर इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी सिचुएशंस की जहां कोई काम भले ही उससे किसी को नुकसान पहुंच जाए, फिर भी कानून की नज़र में वो जुर्म नहीं होता। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कब होता है, मतलब कोई गलत काम कब क्राइम नहीं माना जाता। चलिए सीधे इसी सवाल की तह तक चलते हैं। यही वो सवाल है जो हमें कानून के कुछ सबसे जरूरी प्रिंसिपल्स तक ले जाता है, जो ये तय करते हैं कि किसी भी काम के पीछे का इरादा क्या था। कानून ना कुछ कामों के लिए एक शील्ड या कहें तो एक ढाल देता है। वो मानता है कि हर नुकसान पहुंचाने वाली घटना में क्रिमिनल इरादा हो ये जरूरी नहीं, और इन कानूनी बचावों को समझना, मतलब लीगल डिफेंसेस को समझना बहुत जरूरी है। सोचिए जरा, अगर किसी बच्चे से खेलते हुए गलती से कोई शीशा टूट जाए, तो क्या उसे वैसी ही सजा मिलनी चाहिए जैसी किसी बड़े को मिलेगी जो जानबूझकर पत्थर मारकर शीशा तोड़े? बिल्कुल नहीं। और बस यही फर्क ये लीगल डिफेंसेस तय करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों की। क्या होता है जब कोई बच्चा कुछ गलत कर देता है? चलिए देखते हैं कि कानून बच्चों के किए गए कामों को किस नज़र से देखता है। अच्छा, यहाँ कानून उम्र के हिसाब से एक बहुत साफ लकीर खींचता है। अगर बच्चा 7 साल से कम का है तो उसे पूरी तरह से छूट है। कानून ये मानकर चलता है कि इतनी कम उम्र में बच्चे में वो समझ ही नहीं होती कि वो कोई आपराधिक इरादा बना सके। लेकिन मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है जब बच्चा 7 से 12 साल के बीच का हो। वहाँ छूट तो है, पर कुछ शर्तों के साथ। और यहीं पर आती है BNS की धारा 18। ये कहती है कि 7 से 12 साल के बच्चे का किया गया कोई भी काम तब तक अपराध नहीं है जब तक कि उसमें अपने काम की प्रकृति और उसके अंजाम को समझने की मैच्योरिटी ना हो। यानी अदालत को ये देखना पड़ता है, क्या वो बच्चा सच में समझ पा रहा था कि वो जो कर रहा है वो क्या है और उसका नतीजा क्या होगा। तो मतलब साफ है, इस एज ग्रुप में छूट ऑटोमेटिक नहीं है। ये केस टू केस बेसिस पर देखा जाता है। मेन सवाल यही रहता है, क्या बच्चे में उस काम को करते वक्त उसे समझने की जरूरी मैच्योरिटी थी? अदालत को यही पता लगाना होता है। चलिए, बच्चों की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कानून उन लोगों की रक्षा कैसे करता है जो खुद जस्टिस सिस्टम का हिस्सा हैं, जैसे जज और अधिकारी। BNS की धारा 23 कहती है कि कोई भी काम अपराध नहीं है जो एक जज अपनी ड्यूटी करते हुए कानून से मिली पावर का इस्तेमाल करते हुए करता है। और ये प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये जजों को बिना किसी डर के अपने फैसले सुनाने की आज़ादी देता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब कोई जज किसी को मौत की सज़ा सुनाता है तो वो कोई अपराध नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक प्रोटेक्टेड जुडिशियल एक्ट है। वो कानून के दायरे में रहकर अपना काम कर रहा है। और ये जो सुरक्षा है, ये सिर्फ जजों तक ही सीमित नहीं है। BNS की धारा 24 इस सुरक्षा को उन लोगों तक भी पहुंचाती है जो कोर्ट के फैसलों या आदेशों को लागू करते हैं। तो प्रोसेस कुछ ऐसा है। पहले कोर्ट एक फैसला या ऑर्डर जारी करती है, फिर एक अफसर उस ऑर्डर को पूरा करता है। अब अगर वो अफसर पूरी अच्छी नीयत से ये मानकर काम कर रहा है कि कोर्ट के पास ऐसा ऑर्डर देने का अधिकार है, तो उस अफसर का काम भी कानूनी तौर पर पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। अच्छा, अब एक और बिल्कुल अलग सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। मान लीजिए कोई अपना काम कर रहा है बिल्कुल कानूनी तरीके से, और अचानक एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में कुछ बहुत गलत हो जाता है। तब क्या होगा? जैसे ये सिनेरियो देखिए, एक बढ़ई कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है। अचानक कुल्हाड़ी का जो ऊपरी हिस्सा है वो निकलकर हवा में उड़ता है और पास खड़े एक आदमी को लग जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ बढ़ई का इरादा तो किसी को मारने का था नहीं, लेकिन एक जान चली गई। तो क्या ये अपराध है? तो क्या ये एक क्राइम है?
इसका जवाब कुछ खास शर्तों पर निर्भर करता है और कानून यहाँ यही देखता है कि क्या बढ़ई ने अपना काम करते हुए जरूरी सावधानी बरती थी। बीएनएस की धारा 21 यहाँ 3 शर्तें रखती है। पहली, कि जो काम हो रहा था वो कानूनी हो। दूसरी, कि उसे कानूनी तरीकों से ही किया जा रहा हो। और तीसरी और सबसे जरूरी, कि काम पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ किया गया हो। तो हमारे बढ़ई वाले केस में अगर उसका काम कानूनी था और उसने पूरी सावधानी बरती थी, जैसे काम करने से पहले चेक कर लिया था कि कुल्हाड़ी ठीक है या नहीं, तो कानून इसे एक दुखद हादसा मानेगा, अपराध नहीं। हाँ, अगर उसने लापरवाही की तो फिर ये मामला बदल जाएगा। तो चलिए, अभी तक हमने जितने भी डिफेंसेस देखे हैं उन्हें एक बार जल्दी से एक साथ रखकर समझते हैं। तो ये रहे हमारे 4 मुख्य बचाव। पहला, बच्चे की नासमझी यानी इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग, जो धारा 18 में है। दूसरा, जुडिशियल एक्ट यानी जज का काम, धारा 23 में। तीसरा, कोर्ट के ऑर्डर को मानना, धारा 24। और चौथा, एक्सीडेंट यानी दुर्घटना, जो धारा 21 में है। और हर एक में निर्णायक फैक्टर यही है कि क्या काम सही नियत और पूरी सावधानी से किया गया था। तो ये जो कानूनी ढाल है, ये न्याय के लिए बहुत जरूरी है। ये न सिर्फ मासूमों और नासमझ लोगों को बचाती हैं, बल्कि खुद सिस्टम को भी प्रोटेक्ट करती हैं। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि कानून हर नुकसान को अपराध नहीं मानता। वो किसी भी काम के पीछे के इरादे और हालात को बहुत ज्यादा अहमियत देता है। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ा सवाल और उठता है, वो ये कि खुद को नुकसान से बचाने के अधिकार का क्या? अगर कोई हम पर ही हमला कर दे, तो क्या हमें अपनी रक्षा करने का अधिकार है? और यहीं से हम पहुंचते हैं कानूनी बचाव के सबसे जरूरी और शायद सबसे ज्यादा बहस वाले टॉपिक पर। अगली बार हम इसी को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे क्रिटिकल डिफेंस, द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, यानी आत्मरक्षा का अधिकार। तो अगली बार हमारे साथ जरूर जुड़ें जब हम गहराई से जानेंगे कि कानून अपनी रक्षा करने के बारे में क्या कहता है। नमस्कार। कभी सोचा है कि अगर कोई हमला कर दे तो हमारा कानून हमारी सुरक्षा के लिए क्या कहता है? आज हम इसी से जुड़े एक बहुत ही जरूरी अधिकार को समझने वाले हैं, प्राइवेट डिफेंस का अधिकार, जो अब हमारे नए क्रिमिनल कोड यानी भारतीय न्याय संहिता का एक बहुत अहम हिस्सा है। देखिए, कानून का एक बड़ा ही दिलचस्प सिद्धांत है। वो ये नहीं कहता कि भाई खतरा देखो और डरकर भाग जाओ, नहीं, बल्कि वो हमले का जवाब देने और उसे पीछे धकेलने का अधिकार देता है। और सच कहूं तो यही इस पूरे अधिकार की नींव है। तो आज के इस सफर में हम 5 जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि यह अधिकार एक ढाल क्यों है, तलवार क्यों नहीं। फिर देखेंगे कि किसकी और कब तक रक्षा की जा सकती है। इसके बाद इसकी सीमाओं को जानेंगे, क्योंकि यह अधिकार अनलिमिटेड नहीं है। हम ये भी पता करेंगे कि क्या हमलावर की दिमागी हालत से कोई फर्क पड़ता है। और आखिर में सारी जरूरी बातों को फटाफट से समेट लेंगे। चलिए, सबसे पहले इसके मूल सिद्धांत को ही पकड़ते हैं। भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 34 एक बहुत बड़ी और साफ बात कहता है, अगर कोई भी काम प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए किया गया है तो वो अपराध नहीं है। सोचिए जरा, इसका मतलब ये हुआ कि कानून इसे कोई जुर्म नहीं मानता, बल्कि एक कानूनी बचाव मानता है। और यहीं पे वो ढाल और तलवार वाली बात आती है। कानून इस अधिकार को हमारी सुरक्षा की ढाल की तरह देखता है, हमला करने वाली तलवार की तरह नहीं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बचाव के लिए हो सकता है, बदला लेने या यूं कहें कि अपनी आक्रामकता दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं। तो ये अधिकार कितना फैला हुआ है? क्या ये सिर्फ अपनी रक्षा तक ही सीमित है या किसी और की भी? और ये सुरक्षा का अधिकार कब शुरू होता है और कब खत्म? आइए इसे समझते हैं। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 35 के तहत ये अधिकार सिर्फ खुद तक ही सीमित नहीं है। मतलब न सिर्फ अपने शरीर और अपनी प्रॉपर्टी की, बल्कि किसी भी दूसरे इंसान के शरीर और उसकी प्रॉपर्टी की भी रक्षा की जा सकती है। ये एक बहुत बड़ी शक्ति है जो कानून हमें देता है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, ये अधिकार आखिर शुरू कब होता है? कानून कहता है जैसे ही खतरे का एक वाजिब अंदेशा हो जाए, और यह अधिकार तब तक बना रहता है जब तक वो खतरा पूरी तरह से टल ना जाए। और ये एक बहुत बहुत जरूरी बात है। पहला बार खाने का इंतजार नहीं करना है। जिस पल खतरे का सच्चा एहसास हुआ, ठीक उसी पल प्राइवेट डिफेंस का अधिकार शुरू हो जाता है।
वहीं अगर बात प्रॉपर्टी की हो तो ये अधिकार चोरी या लूट जैसे अपराधों के दौरान शुरू होता है और ये तब खत्म माना जाता है जब या तो अपराधी भाग गया हो या प्रॉपर्टी वापस मिल गई हो या फिर पुलिस की मदद पहुंच गई हो। लेकिन क्या ये अधिकार बिना किसी सीमा के आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून ने इसकी कुछ साफ साफ सीमाएं भी तय की हैं, जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 37 तीन खास सिचुएशन बताता है जहां ये अधिकार लागू नहीं होता। 1. इसे किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते जो सही नियत से अपना काम कर रहा हो। 2. ये तब भी लागू नहीं होता जो पुलिस की मदद लेने के लिए पूरा समय हो। और सबसे जरूरी, कभी भी जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब यहां एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल उठता है, तो फिर ये जरूरत से ज्यादा बल होता कितना है? इसकी क्या परिभाषा है? इसका जवाब एक शब्द में है अनुपात। मतलब जो भी बल इस्तेमाल किया जाए वो खतरे के अनुपात में होना चाहिए। सीधा साधा हिसाब है, जैसा खतरा वैसा बचाव। अगर कोई सिर्फ धक्का दे रहा है तो उसके जवाब में कोई जानलेवा हमला नहीं कर सकता। संतुलन बहुत जरूरी है। अच्छा, अब एक और दिलचस्प सवाल पर आते हैं। मान लीजिए कि जो हमलावर है वो या तो नशे में है या उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, तो क्या तब भी प्राइवेट डिफेंस का अधिकार वैसा ही रहेगा? बीएनएस का सेक्शन 360 इसका जवाब बिल्कुल साफ साफ देता है। प्राइवेट डिफेंस का अधिकार पूरी तरह से बना रहता है, चाहे हमलावर किसी भी हालत में क्यों न हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून आपकी यानी जो विक्टिम है उसकी सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, हमलावर की स्थिति को नहीं। चलिए, अब तक हमने जो भी समझा है उसकी सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से पक्का कर लेते हैं। तो याद रखने वाली बातें क्या हैं? पहली, प्राइवेट डिफेंस अपराध नहीं, एक अधिकार है। दूसरी, अपनी और दूसरों की दोनों की जान और माल की रक्षा की जा सकती है। तीसरी, ये अधिकार खतरे के अंदेशे से शुरू होता है और खतरा टलने पर खत्म हो जाता है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, बल उतना है जितना जरूरी हो, और अगर पुलिस को बुलाने का मौका है तो ये अधिकार लागू नहीं होता। आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस, इसकी हद कहाँ तक जाती है? आखिर कब, किस सिचुएशन में अपनी जान बचाने के लिए किसी और की जान लेना जुर्म नहीं माना जाता? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है और इसका जवाब हम ढूंढेंगे नए भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के हिसाब से। ये वो सवाल है जो सीधे सीधे जीने और मरने के अधिकार से जुड़ा हुआ है। और देखिए, कानून इस मामले में काफी साफ और स्पेसिफिक है। तो आज हम इन्हीं नियमों को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि क्या ये सच में मारने का कोई अधिकार है। फिर हम जान और प्रॉपर्टी की रक्षा से जुड़े स्पेसिफिक नियमों को देखेंगे। इसके बाद सबसे जरूरी बात, आनुपातिकता का नियम क्या है, और आखिर में सब कुछ फटाफट रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहली और बुनियादी बात, हमें ये समझना होगा कि कुछ बहुत ही रेयर और ख़ास हालात में किसी की मौत की वजह बनना कानून की नज़र में जुर्म नहीं होता है। हाँ, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये कोई खुली छूट है। कानून ने एक पूरा फ्रेमवर्क बनाया है और इस चर्चा में हम उन्हीं खास सिचुएशंस के बारे में बात करेंगे जहां कानून इसकी इजाज़त देता है। तो चलिए देखते हैं कि वो हैं क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं उन एक्सेप्शंस की जो हमारे शरीर, हमारी जान की हिफाजत से जुड़े हैं। ये कानून का वो हिस्सा है जो किसी भी इंसान की जान और उसकी सुरक्षा को सबसे ऊपर रखता है। जी हाँ, पूरे 7 कानून में शरीर की रक्षा के लिए ठीक 7 ऐसी सिचुएशंस बताई गई हैं जहां अगर जान बचाने के लिए किसी की जान लेनी भी पड़े तो उसे जस्टिफाइड माना जा सकता है। तो चलिए एक एक करके इन 7 कंडीशंस को समझते हैं। पहला, अगर हमला ऐसा हो जिससे मौत का डर पैदा हो। दूसरा, मौत नहीं तो घोर उपहति यानी बहुत ही सीरियस ग्रीवियस चोट का डर हो। तीसरा, अगर हमला रेप के इरादे से किया गया हो। चौथा, अप्राकृतिक अपराधों के इरादे से हो। पांचवा, किडनैपिंग या एब्डक्शन के मकसद से हमला हुआ हो। छठा, किसी को ऐसी जगह बंद कर देना जहां से पब्लिक अथॉरिटीज से मदद मांगना नामुमकिन हो। और सातवां, एसिड फेंकने या फेंकने की कोशिश करना। अगर हमला इन 7 में से किसी भी कैटेगरी में आता है तो कानून कहता है कि सेल्फ डिफेंस का अधिकार जान लेने तक जा सकता है। अच्छा, अब आते हैं अगली कैटेगरी पर, और यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी को बचाने के नियम कहीं ज़्यादा सख्त हैं, क्योंकि कानून हमेशा इंसान की जान को प्रॉपर्टी से ऊपर रखता है। जब बात प्रॉपर्टी की आती है ना,
तो कानून सिर्फ चार खास तरह के अपराधों में ही जानलेवा बल के इस्तेमाल को सही मानता है। ये 4 अपराध हैं: रॉबरी यानी लूट, रात के वक्त घर में सेंधमारी, किसी रहने की जगह जैसे घर, टेंट या जहाज में आग लगा देना, या फिर ऐसी चोरी या घर में घुसपैठ जिससे अपनी जान का या गंभीर चोट का खतरा पैदा हो जाए। एक बात साफ है कि नॉर्मल चोरी इस कैटेगरी में नहीं आती। और यहाँ पर दोनों सेक्शंस का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। शरीर की रक्षा के लिए 7 सिचुएशंस हैं, जबकि प्रॉपर्टी के लिए सिर्फ 4। ये साफ साफ दिखाता है कि कानून की नज़र में इंसान की जान की कीमत प्रॉपर्टी से कहीं ज्यादा है। अब आते हैं उस सबसे ज़रूरी नियम पर जो सेल्फ डिफेंस के हर एक्शन पर लागू होता है। ये है प्रोपोर्शनैलिटी का सिद्धांत, मतलब आनुपातिकता का नियम। ये वो लक्ष्मण रेखा है जिसे कभी पार नहीं किया जा सकता। इसका मतलब बड़ा सीधा है। आपका जवाब खतरे के बराबर होना चाहिए। मतलब आप छोटे से खतरे के लिए बहुत ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कानून बचाव का अधिकार देता है, बदला लेने का नहीं। ये एक लाइन बीएनएस की धारा 37 का पूरा सार है। तो बात बस इतनी है कि बल सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करना है जितना उस खतरे को टालने के लिए जरूरी हो, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। और ये बहुत ही जरूरी बात है। सेल्फ डिफेंस का अधिकार तभी तक है जब तक खतरा है। जैसे ही हमलावर भाग गया या उसे काबू में कर लिया गया, यह अधिकार भी खत्म हो जाता है। उसके बाद अगर कोई एक्शन लिया गया तो वो सेल्फ डिफेंस नहीं बल्कि एक नया अपराध माना जाएगा। चलिए, अब तक हमने जो भी समझा है उसे एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ताकि सारी मेन बातें दिमाग में बैठ जाएं। तो ये टेबल सब कुछ एक जगह ले आती है। शरीर की रक्षा धारा 41 जिसमें 7 शर्तें हैं। प्रॉपर्टी की रक्षा धारा 42 जिसमें 4 गंभीर अपराध हैं। और इन सब के ऊपर है धारा 37 जो कहती है कि बल हमेशा खतरे के अनुपात में यानी प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। बस यही है इस पूरे टॉपिक का निचोड़। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही जरूरी कानूनी फर्क समझने वाले हैं। एक ऐसा फर्क जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देता है। भारतीय न्याय संहिता के तहत कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में आखिर क्या अंतर है? चलिए इसे आसान बनाते हैं। सुनने में ये एक पहेली जैसा लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए यही वो चाबी है जिससे ये पूरा कंफ्यूजन दूर होगा। और जब ये विश्लेषण खत्म होगा तो इसका मतलब बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो चलिए इस कानूनी पहेली को सुलझाने के लिए एक रोड मैप देख लेते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक ही कानून में 2 अलग-अलग अपराध हैं। फिर समझेंगे कि संभावना और निश्चितता जैसे शब्द कैसे सब कुछ बदल देते हैं। मर्डर के कुछ एक्सेप्शंस पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि सजा में कितना बड़ा फर्क आ जाता है। और अंत में सब कुछ फटाफट रिवाइज करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये दोनों ही अपराध किसी की जान लेने से जुड़े हैं और भारतीय न्याय संहिता की धारा 100 और 101 के तहत आते हैं। तो सारा खेल मतलब इन दोनों गंभीर अपराधों के बीच का पूरा फर्क बस एक चीज पर आकर टिक जाता है, आशय यानी इंटेंशन। कानून ये तय करने के लिए अपराधी के दिमाग में झांक कर देखता है कि उसका इरादा क्या था। अच्छा, तो पहले कल्पेबल होमिसाइड को समझते हैं जो कि एक ज्यादा बड़ी कैटेगरी है। तो बीएनएस का सेक्शन 100 क्या कहता है? देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा काम किया गया जिससे किसी की मौत हो गई, और वो काम या तो मौत के इरादे से किया गया या फिर ऐसी चोट पहुंचाने के इरादे से जिससे मौत हो सकती है। मतलब यहाँ पर मौत तो हुई पर यह बिल्कुल पक्का नहीं था कि मौत हो ही जाएगी। तो कल्पेबल होमिसाइड्स के लिए जो एक शब्द याद रखना है वो है प्रोबेबिलिटी यानी संभावना। बस इतना समझ लीजिए कि मौत एक संभावित नतीजा थी, कोई गारंटी नहीं। तो ये तो हुई संभावना की बात। अब देखते हैं कि कब यही कल्पेबल होमिसाइड मर्डर का ज्यादा गंभीर रूप ले लेता है। बीएनएस का सेक्शन 101 कहता है कि कल्पेबल होमिसाइड ही मर्डर बन जाता है। कब? जब वो काम इतने पक्के इरादे या इतनी जानकारी के साथ किया गया हो कि मौत का होना लगभग तय था। तो मर्डर कोई बिल्कुल अलग क्राइम नहीं है, बल्कि कल्पेबल होमिसाइड का ही एक एग्रीवेटेड यानी ज्यादा संगीन फॉर्म है। और यही आता है हमारी पहेली का दूसरा और आखिरी हिस्सा। मर्डर के लिए जो एक शब्द याद रखना है वो है सर्टेनिटी यानी निश्चितता। यहाँ पर किया गया काम इतना ज्यादा खतरनाक था कि मौत का होना लगभग पक्का था। तो अब देखिए, पूरा का पूरा फर्क बस इसी एक तुलना में सिमटकर रह जाता है।
एक तरफ है कल्पेबल होमिसाइड, जहां मौत की संभावना है, और दूसरी तरफ है मर्डर, जहां मौत की निश्चितता है। बस यही है इस पूरे कानूनी भेद का दिल। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। कानून इतना सीधा भी नहीं है। कुछ ऐसे खास हालात होते हैं जहां जो चीज मर्डर जैसी दिखती है उसे कानूनन मर्डर नहीं माना जाता। कौन से हैं ये हालात? जैसे अचानक और इतने गंभीर गुस्से में आ जाना कि आत्मनियंत्रण ही खो जाए, या फिर आत्मरक्षा का अधिकार इस्तेमाल करते हुए हद से आगे निकल जाना, अगर कोई सरकारी अफसर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर बैठे, या फिर बिना किसी पुरानी दुश्मनी के अचानक हुई लड़ाई में किसी की मौत हो जाए। इन खास मामलों में कानून ये मानता है कि शायद इरादा जान लेने का नहीं था और चार्ज मर्डर से घटाकर वापस कल्पेबल होमिसाइड कर दिया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इस छोटे से फर्क से आखिर होता क्या है? सच कहूं तो जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। इस टेबल पर एक नजर डालिए, जहां मर्डर के लिए सजा सीधे मौत या फिर उम्र कैद तक जा सकती है, वहीं कल्पेबल होमिसाइड के मामले में ये सजा 10 साल की कैद भी हो सकती है। जरा सोचिए, संभावना और निश्चितता के बीच की ये महीन सी लकीर किसी के लिए सजा में कितना बड़ा अंतर ला सकती है। चलिए, तो अब तक जो भी हमने समझा है उसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में एकदम पक्का हो जाए। तो याद रखने वाली बातें क्या हैं? BNS 100 कल्पेबल होमिसाइड मतलब मौत की संभावना, BNS 101 मर्डर मतलब मौत की निश्चितता, और हाँ, कुछ खास हालात जैसे अचानक और गंभीर उकसावा मर्डर के चार्ज को कम कर सकते हैं। और यही वो छोटा सा फर्क है जो सजा को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। एक अनजाने में हुई गलती और एक जानबूझकर किए गए अपराध में क्या फर्क है? नमस्कार, आज हम नई भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के तहत जानेंगे कि कानून इरादे और परिणाम के बीच इस महीन रेखा को कैसे देखता है। तो चलिए, सबसे पहले इसी सवाल को पकड़ते हैं जो इस पूरे विषय की जड़ है। आखिर कानून ये तय कैसे करता है कि कोई घटना महज एक दुखद हादसा हुआ या एक संगीन अपराध? इसे और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन मामलों की जहां किसी की मौत तो हो जाती है लेकिन मारने का कोई इरादा नहीं होता। यहाँ पर कानून का एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट सामने आता है, लापरवाही। मतलब कोई इरादा तो नहीं था, लेकिन काम इतनी गैर जिम्मेदारी से किया गया कि किसी की जान चली गई। सोचिए, जैसे तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने की वजह से कोई दुखद सड़क दुर्घटना हो जाए। तो ये जो नया कानून है BNS, उसकी धारा 106(1) इसी बारे में बात करती है। असल में ये पुरानी IPC की धारा 304A का ही एक नया अपडेटेड रूप है जो ऐसे मामलों में और ज़्यादा स्पष्टता लाता है। और सजा कितनी है? अगर किसी की लापरवाही से किसी की जान चली जाती है तो इस अपराध के लिए 5 साल तक की जेल और जुर्माना भी हो सकता है। इससे साफ पता चलता है कि कानून ऐसी लापरवाही को बिल्कुल हल्के में नहीं लेता। अब आते हैं एक बहुत बड़े बदलाव पर जो इस नए कानून में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है। वो है हिट एंड रन का नया नियम। तो इसके लिए कानून में एक बिल्कुल नई धारा जोड़ी गई है, BNS 1062, और इसका सीधा सीधा मकसद है उन ड्राइवरों को पकड़ना जो एक्सीडेंट करके मौके से भाग जाते हैं। और यहाँ पर देखिए कितना बड़ा फर्क है। पहले इसे सामान्य लापरवाही ही माना जाता था जिसकी सजा 2 साल तक थी, लेकिन अब अगर कोई एक्सीडेंट के बाद भागता है तो वो अपने आप में एक अलग और कहीं ज्यादा संगीन जुर्म बन गया है। और सजा सीधा 10 साल तक की जेल। मतलब कानून अब साफ साफ कह रहा है कि एक्सीडेंट के बाद रुकना, मदद करना और पुलिस को बताना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो ये तो हुई लापरवाही की बात। अब हम उन मामलों की तरफ बढ़ते हैं जहां इरादा शामिल होता है, और इसकी शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सेंसिटिव और जटिल अपराध से, किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना। कानूनी भाषा में इसे उकसाना या अबेटमेंट कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है जब कोई जानबूझकर किसी को इतना परेशान करे, भड़काए या मजबूर कर दे कि वो इंसान आत्महत्या जैसा गलत कदम उठा ले। BNS के तहत ये एक बहुत गंभीर अपराध है। और BNS की धारा 107 इसी के बारे में है। ये साफ कहती है कि अगर किसी के उकसाने की वजह से कोई अपनी जान ले लेता है तो उकसाने वाले को ही इसका जिम्मेदार माना जाएगा। इस जुर्म की सजा भी बहुत सख्त है, 10 साल तक की जेल। ये दिखाता है कि किसी को मानसिक तौर पर तोड़ना या प्रताड़ित करना भी कितना बड़ा अपराध है।
चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे अपराध की जहां इरादा ही सबसे अहम चीज है, भले ही नतीजा कुछ भी हो, और वो है हत्या की कोशिश। यहाँ एक बात गांठ बांधने वाली है, कानून की नज़र में जुर्म करने की कोशिश करना भी उतना ही बड़ा गुनाह है जितना कि उस जुर्म को अंजाम देना। मतलब इरादा ही काफी है। मतलब इसे ऐसे समझिए, पहला, कोई इंसान किसी को जान से मारने के इरादे से कोई काम करता है। दूसरा, किसी वजह से वो कामयाब नहीं हो पाता और सामने वाला बच जाता है। लेकिन तीसरा और सबसे अहम पॉइंट ये है कि वो कोशिश ही अपने आप में बीएनएस की धारा 109 के तहत एक बड़ा जुर्म है। अगर हत्या की कोशिश की गई लेकिन किसी को कोई चोट नहीं आई तो भी 10 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन अगर उसी कोशिश में सामने वाले को जरा सी भी चोट लग गई तो सजा देखिए कितनी बढ़ जाती है, सीधा आजीवन कारावास तक। तो चलिए फटाफट से एक बार देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या समझा। इन अपराधों और उनकी सजाओं पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, लापरवाही से मौत की सजा 5 साल, वहीं हिट एंड रन के लिए 10 साल, आत्महत्या के लिए उकसाने पर भी 10 साल, और अगर हत्या की कोशिश की तो सजा आजीवन कारावास तक जा सकती है। साफ है, जैसे जैसे इरादा मजबूत होता जाता है सजा भी उतनी ही सख्त होती जाती है। जय हिंद वॉरियर्स। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के एक बहुत ही अहम हिस्से की। एक ऐसा हिस्सा जो हमारे समाज और पुलिसिंग दोनों का चेहरा बदलने की ताकत रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों और खास तौर पर रेप से जुड़े कानूनों में जो बड़े बड़े बदलाव हुए हैं उनकी। अगर आप खाकी पहनने का सपना देख रहे हैं ना, तो इसे समझना आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ये कंपल्सरी है। और ये सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, ये आपकी आने वाली ड्यूटी का, आपकी जिम्मेदारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनने वाला है। क्योंकि जब तक इन कानूनों की सही समझ नहीं होगी तब तक न्याय कैसे सुनिश्चित होगा। तो चलिए देखते हैं आज के सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि बीएनएस ने रेप की परिभाषा को कैसे और कितना बदला है। फिर हम समझेंगे सहमति का कानूनी मतलब, आखिर कब एक हाँ कानून की नज़र में हाँ नहीं होती। इसके बाद देखेंगे कि नए कानून में सज़ा कितनी सख्त कर दी गई है। वैवाहिक बलात्कार पर कानून का क्या स्टैंड है, इस पर भी बात करेंगे। और हाँ, आखिर में एक फटाफट रिवीजन भी करेंगे ताकि एग्जाम और ड्यूटी दोनों के लिए सब कुछ टिप्स पर हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। देखिए, जो पुराना आईपीसी था उसकी धारा 375 के मुकाबले बीएनएस की जो धारा 63 है उसमें रेप की परिभाषा को बहुत ज्यादा डिटेल में और साफ साफ बताया गया है। तो ये कानून आखिर कहता क्या है? बीएनएस की धारा 63 ये कहती है कि अगर कोई पुरुष किसी महिला के साथ उसकी मर्जी के बिना, उसकी सहमति के बिना कुछ खास तरह की यौन गतिविधियां करता है तो उसे रेप माना जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये खास गतिविधियां हैं कौन कौन सी? चलिए देखते हैं। देखिए, इस बदलाव का सबसे बड़ा मतलब ये है कि कानून अब सिर्फ शारीरिक प्रवेश तक ही सिमटा हुआ नहीं है। बीएनएस ये साफ करता है कि किसी भी वस्तु या शरीर के किसी दूसरे अंग का इस्तेमाल करना या महिला के गुप्तांगों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ करना, ये सब भी अब बलात्कार के दायरे में आएगा। और इतना ही नहीं, अगर महिला को किसी और व्यक्ति के साथ इन सब कामों के लिए मजबूर किया जाता है तो वो भी इसी अपराध में गिना जाएगा। मतलब कानून का दायरा अब बहुत बड़ा हो गया। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, सहमति यानी कंसेंट। एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए सहमति का कानूनी मतलब क्या है ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर केस का फैसला इसी एक शब्द पर टिका होता है कि वो टिकेगा या खारिज हो जाएगा। यही वो सवाल है जो हर इन्वेस्टिगेशन के दिल में होता है। क्या हर हाँ का मतलब वाकई में हाँ होता है कानून की नज़र में? नहीं, कानून इस बारे में बिल्कुल साफ है। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां अगर हाँ कहा भी गया हो तो भी उसे कानूनी सहमति नहीं माना जाता। तो ये कौन सी स्थितियां हैं? चलिए एक एक करके देखते हैं। पहली, अगर सहमति डरा धमकाकर ली गई हो। दूसरी, अगर किसी झूठ के आधार पर ली गई हो, जिसका सबसे कॉमन उदाहरण है शादी का झूठा वादा। तीसरी, अगर महिला मानसिक रूप से ठीक नहीं है या फिर इतने नशे में है कि वो समझने की हालत में ही नहीं है कि हो क्या रहा है। इन सब मामलों में सहमति की कोई कानूनी वैल्यू नहीं है। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, वो है उम्र। ये नंबर इसे दिमाग में बैठा लीजिए, 18 साल।
कानून बिल्कुल क्लियर है। अगर लड़की की उम्र 18 साल से एक दिन भी कम है तो उसकी हाँ की कोई कानूनी कीमत नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये एक एब्सोल्यूट रूल है, कोई अगर मगर नहीं। एक नाबालिग की हाँ हमेशा हमेशा ना ही मानी जाएगी। ठीक है, तो हमने अपराध की परिभाषा समझ ली, सहमति का मतलब भी समझ लिया। अब बात करते हैं सजा की, यानी दंड की। बीएनएस की धारा 64 ने इस मामले में सजा को पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दिया है। आप खुद देखिए सजा कितनी सख्त है। एक सामान्य मामले में भी कम से कम 10 साल की जेल, जो उम्र कैद तक जा सकती है। और अगर यही जुर्म कोई पब्लिक सर्वेंट करता है, मान लीजिए कोई पुलिस वाला या कोई डॉक्टर, तो कानून और भी ज्यादा सख्त हो जाता है। ये एक साफ मैसेज है कि जिनकी जिम्मेदारी लोगों की हिफाजत करना है, अगर वो ही ऐसा करेंगे तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जो बहुत सेंसिटिव है और जिस पर बहुत बहस भी होती है, मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार। या हमारा मकसद सिर्फ ये है कि बीएनएस में कानून क्या कहता है उसे जस का तस समझा जाए, बिना कोई साइड लिए। तो बीएनएस में पुराने आईपीसी की तरह ही एक कानूनी एक्सेप्शन, एक अपवाद दिया गया है। इसके मुताबिक अगर कोई पति अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाता है तो वो बलात्कार के दायरे में नहीं आता। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी और जरूरी शर्त है, और वो शर्त है उम्र। अगर पत्नी की उम्र 18 साल से कम है तो ये एक्सेप्शन लागू नहीं होता। उस केस में पति का ये काम एक गंभीर अपराध माना जाएगा। पूरी कानूनी तस्वीर को समझने के लिए ये पॉइंट जानना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए, तो अब तक हमने जो भी डिस्कस किया उसे फटाफट कुछ की पॉइंट्स में समेट लेते हैं। ये एक तरह का रैपिड रिवीजन है जो आपके एग्जाम और आगे चलकर फील्ड ड्यूटी दोनों में बहुत काम आएगा। तो क्या है वो मुख्य बातें जो याद रखनी है? पहला, बीएनएस की धारा 63 जो रेप की परिभाषा बताती है। दूसरा, बीएनएस की धारा 64 जो सजा के बारे में है। तीसरा, सहमति की एब्सोल्यूट कानूनी उम्र 18 साल। चौथा, कम से कम सजा 10 साल की जेल। और पांचवां, सबसे जरूरी, एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के तौर पर आपका पूरा फोकस हमेशा 2 चीजों पर होना चाहिए: सहमति का नेचर क्या था और पीड़िता की उम्र क्या है। तो एक बात तो साफ है, बीएनएस ने रेप से जुड़े कानूनों को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और डिटेल्ड बना दिया है, परिभाषा का दायरा भी बड़ा कर दिया है और सजा भी सख्त कर दी है। पर असली सवाल तो अब खड़ा होता है कि ये जो बदलाव कागज पर हुए हैं, ये जमीनी हकीकत पर, पुलिस के काम करने के तरीके पर कितना और कैसा असर डालेंगे। इस सवाल पर सोचना और इसके लिए खुद को तैयार करना हर होने वाले अधिकारी के लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार। जो नया भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस आया है ना, उसने कुछ अपराधों के लिए सजा को कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा सख्त कर दिया है। तो आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले कुछ सबसे गंभीर अपराधों की और उनकी नई सजाओं की। और हाँ, जो लोग कानून से जुड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बदलाव जानना समझ लीजिए कि बेहद जरूरी है। बीएनएस के तहत कुछ खास अपराधों के लिए, खासकर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ, अब मौत की सजा तक का प्रावधान है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि ये कौन से अपराध हैं और सजा पहले के मुकाबले, मतलब आईपीसी के मुकाबले, कितनी ज्यादा सख्त हो गई है। तो सवाल ये उठता है कि बीएनएस में आखिर वो कौन से ऐसे संगीन अपराध हैं जिनके लिए अब मौत की सजा का रास्ता खुल गया है। चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गैंग रेप यानी सामूहिक बलात्कार की। देखते हैं कि बीएनएस की धारा 65 इसके बारे में क्या कहती है और सबसे जरूरी बात, इसकी सजा क्या है। तो देखिए, कानून के हिसाब से गैंग रेप तब माना जाएगा जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक साथ मिलकर इस घिनौने काम को अंजाम देते हैं। इसमें एक जरूरी बात यह है कि उनका इरादा, मतलब कॉमन इंटेंशन, एक ही होना चाहिए। अब सजा की बात करते हैं। बीएनएस के तहत गैंग रेप के लिए कम से कम, ध्यान दीजिए, मिनिमम 20 साल की सख्त सजा होगी और इसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो पुराने कानून यानी आईपीसी में ये सजा 10 साल से शुरू होती थी। अच्छा, अब आते हैं नाबालिगों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर। बीएनएस ने यहां एक बहुत ही साफ पैटर्न बनाया है। पीड़ित की उम्र जितनी कम होगी, सजा उतनी ही ज्यादा सख्त होती जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर पीड़ित की उम्र 18 साल या 16 साल से कम है तो सजा कम से कम 20 साल से शुरू होकर उम्र कैद तक जाती है।
लेकिन सबसे बड़ा और सबसे सख्त बदलाव जो है वो 12 साल से कम उम्र के बच्चों के मामले में है। यहां सजा उम्र कैद से लेकर सीधे मौत तक हो सकती है। जी हाँ, यही बीएनएस का सबसे कठोर, सबसे सख्त प्रावधान है। 12 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ रेप के लिए अब मौत की सजा एक विकल्प है। ये कानून में एक बहुत ही जबरदस्त बदलाव है, जिसे याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब देखते हैं उन अपराधियों का क्या होगा जो बार बार ऐसे घिनौने काम करते हैं, मतलब जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं। बीएनएस ने ऐसे अपराधियों के लिए आप कह सकते हैं 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई है, कोई नरमी नहीं। तो देखिए, पहली बार जब कोई ऐसा अपराध करता है तो उसे कानून के हिसाब से जो तय सजा है वो मिलती है। लेकिन अगर वही अपराधी दोबारा सेकंड टाइम ऐसा कोई भी अपराध करता है तो सजा सीधे उम्र कैद होगी। और ये उम्र कैद बाकी की पूरी जिंदगी जेल में या फिर मौत की सजा, कोई बीच का रास्ता नहीं। अच्छा, सजा की बात तो हो गई, लेकिन कानून सिर्फ सजा देने तक ही सीमित नहीं है। ये पीड़ित की पहचान और उसके सम्मान की सुरक्षा पर भी बहुत जोर देता है। और यहीं पर आती है बीएनएस की धारा 67। चलिए इसे समझते हैं। इस धारा का मकसद एकदम साफ है, पीड़ित की प्राइवेसी और उसकी डिग्निटी को बचाना। एक तरह से देखें तो ये कानून के मानवीय चेहरे को दिखाता है। ये कानून बिल्कुल साफ साफ कहता है कि किसी भी यौन अपराध की पीड़ित की पहचान, उसका नाम या कोई भी ऐसी जानकारी जिससे उसे पहचाना जा सके, उसे उजागर करना एक अपराध है। और ये सिर्फ अखबार या टीवी पर ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी लागू होता है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 2 साल तक की जेल और जुर्माना भी हो सकता है। हाँ, एक ही सूरत में ऐसा हो सकता है अगर अदालत खुद इसकी इजाजत दे। तो चलिए एक बार फटाफट से अब तक की सारी जरूरी बातों को रिवाइज कर लेते हैं। जो की टेक अवेज हैं उन पर नजर डालते हैं। तो जो मुख्य बातें हैं वो ये हैं। पहली, गैंग रेप यानी बीएनएस धारा 65 के तहत कम से कम 20 साल की जेल। दूसरी, 12 साल से कम उम्र के बच्चे से रेप के मामले में सजा 20 साल से शुरू होकर मौत तक जा सकती है। तीसरी, जो बार बार ऐसा अपराध करेगा उसके लिए सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, ताउम्र कैद या फिर मौत। और चौथी बात, पीड़ित की पहचान को उजागर करना भी एक संगीन अपराध है। नमस्कार। शादी को समाज की एक बहुत अहम बुनियाद माना जाता है, लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वही 4 दीवारें जो किसी की सुरक्षा के लिए बनी हो, वही एक कैद खाना बन जाए? कई लोगों के लिए ये एक डरावनी हकीकत है। आज हम भारतीय न्याय संहिता के 2 बहुत ही शक्तिशाली कानूनी हथियारों को समझने वाले हैं, सेक्शन 80 और 85। ये वो ढाल हैं जो शादी के रिश्ते में होने वाली हिंसा और जुल्म से बचाने के लिए बनाए गए हैं। तो सवाल यही उठता है कि अगर किसी शादी में हिंसा हो रही है तो उससे बचाने के लिए असल में कौन सी कानूनी ढालें मौजूद हैं? और देखिए, ये कोई किताबी सवाल नहीं है, इसका सीधा ताल्लुक लोगों की जिंदगियों से है। और कानून में दिए गए इसके जवाब जितने साफ हैं उतने ही असरदार भी। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम शादी के अंदर मिलने वाली कानूनी सुरक्षा की बात करेंगे। फिर दहेज हत्या और क्रूरता, इन दोनों गंभीर अपराधों का मतलब जानेंगे। इसके बाद कानून की एक बहुत ही पावरफुल धारणा को समझेंगे और आखिर में इन दोनों जरूरी कानूनों के बीच का जो मोटा मोटा फर्क है उस पर नजर डालेंगे। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, शादी के रिश्ते में सुरक्षा। आज हमारा फोकस 2 बहुत ही खास कानूनी प्रावधानों पर रहेगा जो खास तौर पर महिलाओं को मैरिटल रिलेशनशिप में होने वाले अपराधों से बचाने के लिए बने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 80 की। ये सेक्शन डाउरी डेथ यानी दहेज हत्या को परिभाषित करता है और ये कानून की सबसे गंभीर धाराओं में से एक है। अच्छा, तो ये दहेज हत्या है क्या चीज़? इसको ना बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। जब किसी महिला की मौत उसकी शादी के 7 साल के अंदर किसी गैर मामूली हालात में हो जाती है, मतलब अननेचुरल सर्कमस्टेंसेस में, और अगर ये साबित हो जाए कि मौत से ठीक पहले उसके साथ दहेज के लिए जुल्म हो रहा था, तो कानून ऐसी मौत को सिर्फ एक हादसा या आत्महत्या नहीं मानता, बल्कि उसे दहेज हत्या के अपराध में गिनता है। किसी भी केस को दहेज हत्या मानने के लिए कानून में 3 शर्तें पूरी होनी बहुत जरूरी हैं। पहली, मौत शादी के 7 साल के अंदर होनी चाहिए। दूसरी, मौत की वजह अननेचुरल होनी चाहिए, जैसे जलने से या कोई शारीरिक चोट लगने से। और तीसरी, जो सबसे अहम है, ये साबित करना होगा कि मौत से ठीक पहले महिला के साथ दहेज को लेकर क्रूरता या उत्पीड़न हुआ था
ये जो शब्द ना ठीक पहले, ये कानूनी तौर पर बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। अब ये जो 7 साल का आंकड़ा है, ये सिर्फ शादी की समय सीमा नहीं है। दहेज हत्या के दोषी पाए जाने पर ये कम से कम सजा भी है, यानी मिनिमम 7 इयर्स, और इसे बढ़ाकर उम्र कैद तक किया जा सकता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कानून इस जुर्म को कितनी गंभीरता से लेता है। चलिए अब आते हैं BNS की सेक्शन 85 पर, जो क्रूरता के दायरे को समझाता है। इस कानून का स्कोप, इसका दायरा काफी बड़ा है और ये उन मामलों को भी कवर करता है जिनका नतीजा मौत नहीं होता। तो कानून की नज़र में क्रूरता है क्या? ये पति या उसके रिश्तेदारों का कोई भी ऐसा बर्ताव है जो जानबूझकर किया गया हो और वो इतना गंभीर हो कि किसी महिला को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दे या फिर उसके शरीर और दिमाग दोनों पर गहरी चोट पहुंचाए। कानून में क्रूरता के 2 मुख्य मतलब निकलते हैं। पहला है सीधा सीधा मेंटल या फिजिकल हरासमेंट, मतलब कोई भी ऐसी हरकत जिससे महिला की जिंदगी, सेहत या शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचे। और दूसरा रूप खास तौर पर दहेज से जुड़ा है, यानी जब किसी महिला या उसके परिवार पर किसी भी तरह की जायदाद की गैर कानूनी मांग को पूरा करने के लिए दबाव बनाया जाता है। और एक और बहुत जरूरी बात, ये एक संज्ञेय और गैर जमानती, मतलब कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल अपराध है। अब इन भारी भरकम शब्दों का मतलब क्या है? कॉग्निजेबल का मतलब है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, और नॉन बेलेबल मतलब जमानत मिलना कोई अधिकार नहीं है, ये कोर्ट तय करेगी। ये दोनों ही बातें इस आरोप की गंभीरता को और बढ़ा देती हैं। अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे दिलचस्प और शायद सबसे शक्तिशाली हिस्से पर, कानून की एक खास धारणा। यही वो पॉइंट है जहां दहेज हत्या के मामलों में पूरा का पूरा कानूनी खेल पलट सकता है। देखिए, आमतौर पर किसी भी क्रिमिनल केस में जुर्म साबित करने का बोझ प्रोसिक्यूशन पर होता है, यानी जिसने आरोप लगाया है। लेकिन इन मामलों में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अगर प्रोसिक्यूशन ये साबित कर दे कि मौत से ठीक पहले महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था, तो सबूत का बोझ पलट जाता है। अब यह आरोपी की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो खुद को बेगुनाह साबित करे। कानून में साफ साफ लिखा है कि अदालत ये मानकर चलेगी कि ऐसे व्यक्ति ने ही दहेज हत्या की है जब तक कि वो इसके खिलाफ कुछ साबित ना कर दे। सोच कर देखिए, ये एक अकेली लाइन इंसाफ की पूरी लड़ाई में कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होती है और पीड़ित पक्ष को एक मजबूत आधार देती है। तो अब तक हमने दोनों सेक्शंस को अलग अलग समझा। चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखकर इनके बीच के फर्क को और साफ कर लेते हैं। देखते हैं BNS 80 और BNS 85 के बीच मुख्य कानूनी अंतर क्या है। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ है। BNS 80 यानी दहेज हत्या तभी लागू होती है जब मौत हो चुकी हो और वो दहेज की प्रताड़ना से जुड़ी हो। वहीं BNS 85 यानी क्रूरता का दायरा बहुत बड़ा है। इसमें मेंटल और फिजिकल दोनों तरह का हैरेसमेंट शामिल है, चाहे उसका अंजाम मौत हो या ना हो। ये भी देखिए कि ये कानून लागू किस पर होता है। सेक्शन 80 में उस पर जिसने क्रूरता की, जबकि 85 में साफ साफ पति और उसके रिश्तेदारों का जिक्र है। और आखिर में सजा, दहेज हत्या के लिए कम से कम 7 साल से लेकर उम्र कैद तक, वहीं क्रूरता के लिए 3 साल तक की सजा। ये फर्क दोनों अपराधों की गंभीरता को दिखाता है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को कुछ खास बातों में समेट लेते हैं। पहली बात, शादी के रिश्ते में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2 बहुत ही मजबूत कानूनी ढाल मौजूद हैं। दूसरी, दहेज हत्या एक खास तरह का अपराध है जिसके लिए 3 तयशुदा शर्तों का पूरा होना जरूरी है। तीसरी बात, क्रूरता की परिभाषा में सिर्फ दिखने वाले शारीरिक जख्मी नहीं, बल्कि न दिखने वाले मानसिक जख्म भी शामिल हैं। और आखिरी और सबसे अहम बात, दहेज हत्या के मामलों में दोषी मानने की धारणा इंसाफ के हक में एक बहुत ही पावरफुल कानूनी हथियार है। नमस्ते। किसी भी समाज के लिए महिलाओं का सम्मान और उनकी प्राइवेसी बहुत जरूरी होती है ना? तो आज हम यही देखने वाले हैं कि भारत का जो नया कानून है, भारतीय न्याय संहिता यानी BNS, वो इस सुरक्षा को कैसे पक्का करता है और इसमें महिलाओं के खिलाफ कुछ खास अपराधों के बारे में क्या कहा गया है। तो सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये नया कानून किसी महिला के सम्मान और प्राइवेसी को बचाता कैसे है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और ये भी समझते हैं कि ये कानून इतने जरूरी क्यों हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं छेड़छाड़ के अपराध की। BNS की धारा 71 इसी के बारे में है। तो कानून के हिसाब से छेड़छाड़ का मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी महिला पर हमला करना, या आप कह सकते हैं कि क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करना।
और ये सब एक खास इरादे से किया गया हो। इरादा क्या? उसके शील को भंग करने का। देखिए, यहाँ इरादा शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही एक चीज है जो इसे एक मामूली हमले से बिल्कुल अलग बना देती है। अच्छा, तो इस अपराध में क्या-क्या बातें आती हैं? पहली बात तो ये कि ये सीधा हमला महिला के शील पर है, मतलब उसकी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट पर। दूसरी बात, इसमें गलत इरादे से छूना या कोई भी ऐसा काम शामिल है जो अपमानजनक हो। और हाँ, एक और जरूरी बात, ये अपराध कहीं भी हो सकता है, पब्लिक जगह पर भी और किसी की प्राइवेट स्पेस में भी। और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो सजा क्या है? बीएनएस की धारा 71 के तहत कम से कम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक की जेल हो सकती है, और साथ में जुर्माना भी देना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे अपराध पर, जो प्राइवेसी के उल्लंघन से जुड़ा है। इसे कहते हैं ताक-झांक, या अंग्रेजी में वॉयरिज्म। तो ये ताक-झांक कानून की नज़र में है क्या? ये तब होता है जब कोई किसी महिला को उसकी मर्जी के बिना किसी प्राइवेट एक्ट में, मतलब किसी निजी काम में लगा हुआ देखता है या उसकी फोटो खींच लेता है। और ये ऐसी सिचुएशन में होता है जहां उस महिला को ये पूरा भरोसा होता है कि उससे कोई देख नहीं रहा। अब इस अपराध को साबित करने के लिए 3 चीजें देखनी पड़ती हैं। पहली, महिला की सहमति नहीं थी, ये बहुत जरूरी है। दूसरी, महिला को पूरी उम्मीद थी कि वो प्राइवेसी में है। और तीसरी, इसमें एक एक्सेप्शन भी है, मतलब अगर ये काम किसी कानूनी ड्यूटी के लिए किया जा रहा है, जैसे पुलिस की कोई कार्रवाई, तो फिर ये अपराध नहीं माना जाएगा। सजा की बात करें तो कानून यहां बहुत सख्त है, खास तौर पे अगर कोई ये गलती दोहराता है। पहली बार यह अपराध करने पर 1 से 3 साल की जेल है, लेकिन अगर वही इंसान दोबारा ऐसा करता है तो सजा सीधे बढ़ जाती है, 3 से 7 साल तक की जेल, और दोनों ही केस में जुर्माना तो है ही। चलिए, अब हमारे तीसरे और आखिरी अपराध पर आते हैं। ये जुड़ा है अनचाहे पीछा करने या निगरानी रखने से, जिसे हम स्टॉकिंग कहते हैं। तो ये स्टॉकिंग आखिर है क्या? कानून कहता है कि ये 2 तरह की हो सकती है। एक तो है फिजिकल स्टॉकिंग, मतलब जब कोई महिला मना कर चुकी है फिर भी कोई बार बार उसका पीछा करता है ताकि उससे बात कर सके। और दूसरी है साइबर स्टॉकिंग, मतलब इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर या किसी भी डिजिटल तरीके से उसकी एक्टिविटी पर लगातार नजर रखना। यहां भी कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं। यह हरकत सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार होनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, महिला ने साफ साफ मना किया हो कि उसे कोई कांटेक्ट नहीं चाहिए। हाँ, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि अगर कोई कानूनी ड्यूटी के तहत ऐसा कर रहा हो। बिल्कुल ताक-झांक वाले केस की तरह स्टॉकिंग में भी अगर कोई दोबारा ये अपराध करता है तो सजा और भी सख्त हो जाती है। पहली बार में 3 साल तक की जेल हो सकती है, लेकिन दोबारा करने पर ये सजा 5 साल तक जा सकती है, और जुर्माना तो दोनों ही मामलों में लगना ही है। तो ये थे वो 3 अपराध। अब जल्दी से एक नज़र डालते हैं कि इन तीनों में मेन फर्क क्या है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो एकदम सिंपल शब्दों में समझें, छेड़छाड़ का पूरा मामला शील भंग करने के इरादे से जुड़ा है। ताक-झांक का मतलब है प्राइवेसी का उल्लंघन, और स्टॉकिंग का मतलब है मना करने के बाद भी बार बार कांटेक्ट करना। बस यही इन तीनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। नमस्कार, चलिए आज भारत के नए कानून यानी भारतीय न्याय संहिता या BNS के तहत प्रॉपर्टी से जुड़े 3 बहुत ही बुनियादी अपराधों को समझते हैं। ये वो शब्द हैं जो हम लगभग रोज सुनते हैं: चोरी, छीना झपटी, जबरन वसूली। पर क्या आप जानते हैं कि कानून की नज़र में इन तीनों में जमीन आसमान का फर्क है? आइए इसे समझने के लिए एक ऐसी सिचुएशन से शुरुआत करते हैं जो किसी के भी साथ हो सकती है। सोचिए, किसी का फोन अचानक गायब हो गया। अब नतीजा तो एक ही है, फोन हाथ से गया। लेकिन कानून के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि वो फोन आखिर गया कैसे, क्योंकि इसी कैसे पर यह तय होता है कि ये चोरी है, छीना झपटी है या फिर जबरन वसूली। ठीक है, तो सबसे पहले सिचुएशन ए को देखते हैं। मान लीजिए फोन मालिक को पता चले बिना ही उठा लिया गया, एकदम चुपचाप। इसे BNS की धारा 303 के तहत चोरी कहा जाता है। ये प्रॉपर्टी के खिलाफ होने वाले अपराधों में सबसे बेसिक है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कोई हिंसा या धमकी शामिल नहीं है, बस बेईमानी से बिना बताए किसी की चीज ले लेना, बस। अब देखिए, किसी भी एक्ट को चोरी साबित करने के लिए ये 4 बातें होनी ही चाहिए। पहली, वो चीज चल संपत्ति हो, मतलब जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। दूसरी, वो किसी के कब्जे से ली गई हो। तीसरी, इरादा बेईमानी का हो। और सबसे जरूरी,
मालिक की सहमति के बिना ली गई हो। अगर इनमें से एक भी चीज गायब है तो वो कानूनी तौर पर चोरी नहीं कहलाएगी। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे सिनेरियो पर और देखते हैं कि यहाँ मामला कैसे बदलता है। इस बार फोन को किसी के हाथ से झपट कर छीन लिया गया। पता है, ये बीएनएस में एक बहुत ही जरूरी बदलाव है। पुराने कानून आईपीसी में छीना झपटी के लिए कोई अलग सेक्शन नहीं था, लेकिन बीएनएस ने इसे एक अलग और गंभीर अपराध माना है। क्यों? क्योंकि इसमें सरेआम बल का इस्तेमाल होता है, जो इसे एक खामोश चोरी से कहीं ज्यादा खतरनाक बना देता है। तो यहाँ कानूनी फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। छीना झपटी का मतलब सिर्फ बेईमानी से लेना नहीं, बल्कि बल या हिंसा का इस्तेमाल करके अचानक से झपटना है, जैसे किसी के गले से चेन खींच लेना या हाथ से मोबाइल छीन कर भाग जाना। इसे अलग से डिफाइन करना आज के समय की एक बड़ी जरूरत को पूरा करता है। तो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अंतर यहाँ सजा में दिखता है। जैसे ही अपराध में बल का इस्तेमाल हुआ, वो चोरी से छीना झपटी बन गया और सजा भी 3 साल से बढ़कर 10 साल तक की हो सकती है। और अब आते हैं अपने फाइनल सिनेरियो पर, जहां सिचुएशन और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इस बार मालिक को डरा धमकाकर फोन देने पर मजबूर किया गया। यहाँ पे अपराध फिजिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल है। यहाँ अपराधी चीज को छीनता नहीं है, बल्कि एक ऐसा डर पैदा करता है कि विक्टिम खुद अपनी चीज उसके हवाले कर देता है। तो ये समझना जरूरी है कि जबरन वसूली एक झटके में नहीं होती, ये एक प्रोसेस है। पहला स्टेप, किसी को चोट पहुंचाने का डर दिखाना। दूसरा स्टेप, उस डर का इस्तेमाल करके उसे कुछ देने के लिए उकसाना। और तीसरा स्टेप, उसे अपनी प्रॉपर्टी देने पर मजबूर कर देना। और यहीं पर जबरन वसूली का सबसे पेचीदा पहलू सामने आता है। इसमें सहमति तो होती है, लेकिन वो सहमति डर और दबाव में ली गई होती है, इसलिए कानून की नज़र में वो अवैध है। एक और बड़ा फर्क ये है कि किसी को डराकर उसका मकान अपने नाम करवाना भी जबरन वसूली है, जबकि मकान की चोरी नहीं हो सकती क्योंकि वो अचल संपत्ति है। ठीक है, तो चलिए एक बार फटाफट इन तीनों सिनारियों को एक साथ रखकर देखते हैं, ताकि इनके बीच का अंतर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ये टेबल समझिए इस पूरे डिस्कशन का निचोड़ है। चोरी मतलब बेईमानी से लेना बिना सहमति के। छीना झपटी मतलब बल का इस्तेमाल करके लेना, यहाँ भी बिना सहमति के। और जबरन वसूली मतलब डर दिखाकर सहमति लेना, जो चल या अचल दोनों तरह की संपत्ति के लिए हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि कानून में इन अपराधों के बीच इतना बारीक फर्क क्यों रखा गया है? क्या वजह है? वजह ये है कि यही फर्क आगे चलकर और भी गंभीर अपराधों का आधार बनते हैं। जी हाँ, इन कॉन्सेप्ट्स को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि कानून इन्हीं का इस्तेमाल करके लूट यानी रॉबरी जैसे बड़े अपराध को डिफाइन करता है। समझे कि ये अपराध की सीढ़ी के पहले कुछ पायदान हैं। तो चलिए एक सवाल के साथ आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। सोचिए कि अगर छीना झपटी में बल है और जबरन वसूली में डर है, तो इनमें ऐसा और क्या जुड़ जाता है कि ये लूट का एक खतरनाक रूप ले लेते हैं? इसका जवाब इन अपराधों के बीच के गहरे कनेक्शन को सामने लाता है। जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं संपत्ति के खिलाफ होने वाले दो बहुत ही गंभीर अपराधों की, लूट और डकैती। हम इन दोनों को समझेंगे नई भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के नजरिए से, जिसने पुरानी आईपीसी की जगह ली है। ये वो जुर्म है जहां बस एक छोटी सी चीज सब कुछ बदल देती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक मामूली सी चोरी कब एक खतरनाक लूट बन जाती है, और वो कौन सी एक वजह है, सिर्फ एक, जो लूट को डकैती जैसे और भी बड़े अपराध में तब्दील कर देती है। चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब खोजते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं लूट को। बीएनएस का सेक्शन 311 ये कहता है कि लूट अपने आप में कोई अलग जुर्म नहीं है। असल में ये चोरी या जबरन वसूली का ही एक ज्यादा संगीन, एक एग्रीवेटेड रूप है। मतलब जब चोरी या जबरन वसूली में हिंसा या उसका डर शामिल हो जाए तो वो लूट बन जाती है। ये बिल्कुल पहले के आईपीसी सेक्शन 390 जैसा ही है। तो चोरी लूट कब बन जाती है? देखिए, इसका एक रास्ता है, चोरी से होकर जाता है। मान लीजिए कोई चोरी कर रहा है और चोरी करने के लिए या फिर चोरी का सामान लेकर भागने के लिए वो उसी वक्त इंस्टेंट मौत का, चोट का या गलत तरीके से रोकने का डर दिखाता है, तो बस उसी पल वो चोरी नहीं रहती, वो लूट बन जाती है। और दूसरा रास्ता है जबरन वसूली का।
जब कोई जबरन वसूली करने वाला विक्टिम के ठीक सामने खड़ा हो और उसे तत्काल मौत या गंभीर चोट का डर दिखाकर उसी जगह उसी वक्त देन एंड देयर प्रॉपर्टी देने पर मजबूर कर दे, तो वो जबरन वसूली भी लूट ही कहलाएगी। तो सार क्या है? सबसे जरूरी बात, द की इंग्रेडिएंट, वो है तत्काल बल या तत्काल डर। मतलब डर उसी पल का होना चाहिए। अगर धमकी भविष्य की है तो वो जबरन वसूली हो सकती है, लेकिन अगर डर बिल्कुल उसी क्षण का है तो वो लूट है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। तो फिर ऐसे जुर्म की सजा क्या है? देखिए, बीएनएस के सेक्शन 312 के तहत लूट के लिए 10 साल तक का कठोर कारावास और जुर्माना हो सकता है। ये सजा दिखाती है कि कानून इस अपराध को कितनी गंभीरता से लेता है। मगर रुकिए, इसमें एक ट्विस्ट है। अगर यही लूट किसी हाईवे पर सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले होती है तो इसे और भी गंभीर माना जाता है, और ऐसी हालत में सजा बढ़कर 14 साल तक की हो सकती है। अब आते हैं उस एक नंबर पर, वो जादुई नंबर जो सब कुछ बदल देता है, जो एक आम लूट को कहीं ज्यादा खतरनाक बना देता है, और वो नंबर है 5। और इसी नंबर से बनता है डकैती। बीएनएस का सेक्शन 313 साफ कहता है, जब 5 या उससे ज्यादा लोग मिलकर लूट करते हैं या करने की कोशिश भी करते हैं तो उसे डकैती कहा जाता है। सीधी सी बात है, ये ग्रुप में की गई रॉबरी है। तो लूट और डकैती में फर्क क्या हुआ? एकदम सीधा साधा फर्क है, लोगों की गिनती का। एक अकेला इंसान भी लूट कर सकता है, लेकिन डकैती के लिए कम से कम 5 लोगों का होना जरूरी है। अच्छा, तो डकैती साबित करने के लिए क्या क्या चाहिए? ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज, 5 या ज्यादा लोग। दूसरी, सबका इरादा एक ही हो, लूट करना। तीसरी, वो सब मिलकर काम करें। और हाँ, इसमें वो लोग भी गिने जाएंगे जो मौके पर मदद कर रहे हैं, भले ही वो बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहे हों। अब क्योंकि डकैती एक ऑर्गेनाइज क्राइम है तो सजा भी उतनी ही सख्त है। इसमें आजीवन कारावास तक हो सकता है, सोचिए पूरी जिंदगी जेल में, या फिर 10 साल तक का कठोर कारावास और जुर्माना भी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इससे भी एक ज्यादा संगीन जुर्म है, घातक हथियारों के साथ डकैती। बीएनएस के सेक्शन 314 में इसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पर कानून बहुत सख्त है। बात यह है कि अगर डकैती के दौरान उन 5 लोगों में से सिर्फ एक ने भी किसी घातक हथियार का इस्तेमाल कर लिया, किसी को गंभीर चोट पहुंचा दी या जान लेने की कोशिश की, तो सजा पूरे ग्रुप को मिलेगी। और सजा क्या होगी? कम से कम 7 साल। जी हाँ, ये मिनिमम सजा है, इससे कम नहीं हो सकती। ये इस जुर्म की गंभीरता को दिखाता है। तो चलिए फटाफट से सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। लूट मतलब चोरी या जबरन वसूली प्लस तत्काल हिंसा का डर। डकैती मतलब जब 5 या ज्यादा लोग मिलकर लूट करें। और हथियारों के साथ डकैती मतलब जब ग्रुप में से कोई एक भी हथियार इस्तेमाल करें, और सजा होगी कम से कम 7 साल। आखिर में अगर इस पूरी बात को एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, लूट में बल का इस्तेमाल होता है, जबकि डकैती में बल और संख्या दोनों का इस्तेमाल होता है। इसे याद रखने का ये सबसे आसान तरीका है। नमस्ते। भारत के नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता में 2 बहुत बड़े और संगीन अपराध पहली बार शामिल किए गए हैं। एक है संगठित अपराध और दूसरा है आतंकवादी कार्य। आज हम इन्हीं को थोड़ा करीब से जानेंगे, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही अहम है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भारत का ये नया कानून इन खतरनाक अपराधों को आखिर डिफाइन कैसे करता है। चलिए इसे समझने के लिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि बीएनएस में ये बदलाव इतना खास क्यों है। फिर हम संगठित अपराध और आतंकवादी कार्य की नई परिभाषाओं को समझेंगे। इसके बाद इनकी साजिश की सजा पर बात करेंगे, और आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कानून इतने सख्त क्यों माने जा रहे हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय न्याय संहिता हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक मामूली बदलाव नहीं, बल्कि एक नया अध्याय है। और देखिए, सबसे दिलचस्प बात यही है, पहले संगठित अपराध और आतंकवाद जैसे मामलों के लिए एमसीओ का जैसे स्पेशल कानून हुआ करते थे, लेकिन अब इन्हें सीधे भारत की मुख्य दंड संहिता यानी बीएनएस का हिस्सा बना दिया गया है।
ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। अब हम आते हैं हमारे दूसरे और बेहद जरूरी हिस्से पर, संगठित अपराध यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जिसके बारे में बीएनएस की धारा 111 में बताया गया है। और ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि बीएनएस में ये एक बिल्कुल नया प्रावधान है। मतलब इसे पहली बार देश के मुख्य आपराधिक कानून का हिस्सा बनाया गया है। ये कोई छोटा-मोटा अपडेट नहीं है। तो कानून इसे कैसे डिफाइन करता है? देखिए, संगठित अपराध तब होता है जब दो या दो से ज्यादा लोगों का एक ग्रुप, जिसे कानून की भाषा में अपराध सिंडिकेट कहते हैं, गैर कानूनी तरीके से पैसा या कोई और फायदा उठाने के लिए बार बार हिंसा, धमकी या जबरदस्ती का इस्तेमाल करता है। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। इसके ना 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, अपराध सिंडिकेट, मतलब कम से कम 2 लोग होने चाहिए। दूसरा, निरंतरता, यानी ये कोई एक बार का क्राइम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली एक्टिविटी है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, वो है मकसद। मकसद हमेशा अवैध तरीके से पैसा या कोई और फायदा कमाना होता है, जैसे कि वसूली करना, किसी की जमीन हड़प लेना, या फिर आजकल जो बहुत चल रहा है, साइबर क्राइम। अच्छा, संगठित अपराध तो समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बीएनएस का सेक्शन 113, जो आतंकवादी कार्य या टेररिस्ट एक्ट को डिफाइन करता है। और हाँ, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह ही टेररिस्ट एक्ट की ये जो डिटेल्ड परिभाषा है ना, ये भी बीएनएस में पहली बार डाली गई है। इससे पता चलता है कि नेशनल सिक्योरिटी को कितनी अहमियत दी जा रही है। इस परिभाषा का पूरा सार, इसका पूरा निचोड़ इसके इरादे में छिपा है। कोई भी ऐसा काम जिसका मकसद भारत की एकता, अखंडता या सुरक्षा को चोट पहुंचाना हो या आम लोगों में दहशत फैलाना हो, उसे आतंकवादी कार्य माना जाएगा। यही इरादा इसे किसी भी दूसरे हिंसक अपराध से एकदम अलग बना देता है। इसके भी 3 मेन हिस्से हैं। पहला, इरादा, यानी देश की संप्रभुता को चैलेंज करना या खौफ का माहौल बनाना। दूसरा, साधन, जिसके लिए अक्सर बम, हथियार या ऐसी ही खतरनाक चीजों का इस्तेमाल होता है। और तीसरा, लक्ष्य, निशाने पर कौन होता है, आम लोग, सरकारी अफसर या फिर सरकारी प्रॉपर्टी। यहां देखिए, मकसद पैसा कमाना बिल्कुल नहीं है, मकसद है देश की सुरक्षा को सीधी चुनौती देना। अब एक बहुत ही दिलचस्प सेक्शन पर आते हैं जो इन दोनों बड़े अपराधों को तैयारी के लेवल पर ही पकड़ता है, और वो है इनकी साजिश। तो बीएनएस का सेक्शन 112 ये कहता है कि सिर्फ इन अपराधों को करना ही गुनाह नहीं है, अगर कोई इनकी प्लानिंग भी करता है, साजिश रचता है या करने की कोशिश भी करता है, तो वो भी उतना ही बड़ा अपराधी माना जाएगा। मतलब कानून अब क्राइम होने का इंतजार नहीं करेगा। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर। यहां हम समझेंगे कि ये नए कानून आखिर इतने सख्त क्यों हैं और इनका असर क्या होगा। एक बात तो साफ है, बीएनएस में इन दोनों ही अपराधों के लिए, यानी संगठित अपराध और आतंकवादी कार्य, दोनों के लिए बहुत ही कड़ी सजा रखी गई है। कानून की नज़र में ये दोनों बराबर के गंभीर हैं। सोचिए, अगर इन क्राइम्स में किसी की जान नहीं भी जाती है, तब भी दोषी को कम से कम 5 साल की जेल तो होगी ही होगी, और ये सजा आजीवन कारावास, मतलब उम्र कैद तक जा सकती है। तो ये जो मिनिमम सजा है, यही अपने आप में बहुत सख्त है। ये टेबल इन दोनों के बीच का फर्क और समानता एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। देखिए, मकसद अलग है। संगठित अपराध का मकसद है अवैध लाभ और आतंकवादी कार्य का मकसद है आतंक फैलाना। लेकिन जब बात सजा की आती है, तो दोनों में अगर किसी की जान चली जाती है तो सजा सीधे मौत तक हो सकती है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? इन अपराधों को स्पेशल एक्ट्स से निकालकर मेन कानून में शामिल करने का सीधा सा मतलब है कि देश की आंतरिक सुरक्षा के खतरों को लेकर अब एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा सेंट्रलाइज्ड अप्रोच अपनाई जा रही है। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि जब कानून इतने सख्त हो जाते हैं तो समाज पर उसका असर क्या पड़ता है? क्या सिर्फ फायदे होते हैं या कुछ नुकसान भी हो सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। अक्सर हम भीड़, बलवा और दंगे ये सारे शब्द सुनते रहते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि कानून की नज़र में इनमें क्या फर्क है? आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, वो भी भारत के नए क्रिमिनल लॉ यानी भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के हिसाब से। देखेंगे कि इन अपराधों के बीच की वो पतली सी लाइन आखिर है कहाँ। तो सवाल बहुत सीधा है, एक भीड़ कब एक गैर कानूनी जमावड़ा बन जाती है और ये जमावड़ा कब बलवा कहलाता है?
और फिर ये दंगा इन दोनों से कैसे अलग है? आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे, ताकि अगली बार जब ये शब्द सुने तो इनका सही कानूनी मतलब पता हो। तो देखिए, हमारा नया कानून BNS इन अपराधों में फर्क करने के लिए 3 मेन चीजें देखता है। पहली, कितने लोग शामिल थे। दूसरी, ये घटना हुई कहाँ। और तीसरी और सबसे जरूरी, उन लोगों का इरादा क्या था। बस यही 3 चीजें हैं जो तय करती हैं कि एक नॉर्मल भीड़ कब एक बड़ा क्राइम बन जाती है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहली सीढ़ी है विधि विरुद्ध जमाव, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं अनलॉफुल असेंबली। आप इसे एक तरह से बेस मान सकते हैं। यही वो नींव है जिस पर बलवा जैसे बड़े और गंभीर अपराध की पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। तो BNS का सेक्शन 178 कहता है कि जब 5 या उससे ज्यादा लोग एक साथ जमा होते हैं और उनका मकसद, मतलब कॉमन ऑब्जेक्ट, कोई क्रिमिनल काम करना होता है, तो उसे अनलॉफुल असेंबली माना जाता है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ लोगों का इकट्ठा होना कोई जुर्म नहीं है। असली चीज है उनका इरादा। वो क्रिमिनल इरादा ही उस भीड़ को गैर कानूनी बनाता है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज वो है गिनती, नंबर। कानून ये साफ कहता है कि किसी भीड़ को अनलॉफुल असेंबली कहने के लिए कम से कम 5 लोगों का होना जरूरी है। अगर 4 लोग हैं तो ये कानून लागू नहीं होगा। लेकिन जैसे ही 5वां इंसान उसी गलत इरादे से उनके साथ जुड़ता है, बस वहीं से खेल बदल जाता है। अब आते हैं दूसरी और सबसे क्रूशल चीज पर। वो है कॉमन ऑब्जेक्ट, यानी सबका मिला जुला इरादा। और ये इरादा क्रिमिनल होना चाहिए, जैसे कि सरकार को डराने धमकाने के लिए जमा होना, या किसी कानून को लागू होने से जबरदस्ती रोकना, या फिर किसी की प्रॉपर्टी पर बल के जोर पर कब्जा करना। अगर मकसद इनमें से कोई है तो वो जमावड़ा अपने आप में गैर कानूनी हो जाता है। ठीक है, तो अनलॉफुल असेंबली तो समझ आ गया। अब एक स्टेप आगे चलते हैं। ये देखते हैं कि यही गैर कानूनी भीड़ बलवा या राइटिंग में कब बदल जाती है। यहाँ पर बात सिर्फ इरादे की नहीं रह जाती, अब एक्शन की एंट्री होती है, मतलब हिंसा की। इसे समझने का एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, अनलॉफुल असेंबली प्लस वायलेंस इज इक्वल टू राइटिंग। मतलब जब वो गैर कानूनी भीड़ अपने मकसद को पूरा करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करने लगे तो वो बलवा बन जाता है। ये एक सीधा साधा प्रोग्रेशन है। पहले गलत इरादे से इकट्ठा हुए और फिर उस इरादे को अंजाम देने के लिए हिंसा पर उतर आए। BNS का सेक्शन 181 इसी बात को साफ करता है। वो कहता है कि जब उस अनलॉफुल असेंबली का कोई भी एक मेंबर अपने कॉमन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए जोर जबरदस्ती या हिंसा करता है, तो उस भीड़ का हर एक मेंबर बलवा करने का दोषी माना जाएगा। मतलब साफ है, बलवा होने के लिए पहले एक अनलॉफुल असेंबली का होना जरूरी ही है। चलिए अब एक तीसरे क्राइम की बात करते हैं, दंगा, जिसे कानून में अफरे कहते हैं। अब ये बलवा से बहुत अलग है, लेकिन हम अक्सर इन दोनों शब्दों को एक ही चीज समझ लेते हैं, राइट? तो आइए देखते हैं कि कानून इन दोनों के बीच फर्क कैसे करता है। BNS का सेक्शन 186 कहता है कि जब 2 या उससे ज्यादा लोग किसी पब्लिक प्लेस पर लड़ते हैं और उनकी लड़ाई से पब्लिक की शांति भंग होती है, तो उसे दंगा या एफ्रे कहते हैं। तो यहाँ 3 बातें नोट करने वाली हैं। पहला, कम से कम 2 लोग। दूसरा, लड़ाई किसी पब्लिक जगह पर होनी चाहिए। और तीसरा, उस लड़ाई से पब्लिक पीस डिस्टर्ब होना चाहिए। तो अब तक हमने तीनों को अलग अलग तो समझ लिया, अनलॉफुल असेंबली, राइटिंग और अफरे। तो चलिए अब इन सबको एक साथ रखकर इनके मेन डिफरेंसेस को देखते हैं, एक क्विक समरी करते हैं ताकि ये चीज़ें दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएं। और अब आते हैं सबसे बड़े कन्फ्यूजन पर, बलवा वर्सेस दंगा, यानी रायटिंग वर्सेस अफरे। जैसा हमने कहा, लोग अक्सर इन्हें एक ही समझ लेते हैं, लेकिन कानून के लिए ये 2 बिल्कुल अलग अलग क्राइम हैं। तो ये फर्क देखिए कितना साफ है। बलवा यानी रायटिंग के लिए कम से कम 5 लोग चाहिए, जबकि दंगे यानी अफरे के लिए सिर्फ 2 लोग भी काफी हैं। जगह की बात करें तो बलवा कहीं भी हो सकता है, पब्लिक या प्राइवेट जगह पर, लेकिन दंगा सिर्फ और सिर्फ पब्लिक प्लेस पर ही माना जाएगा। और सबसे बड़ा फर्क वो है इरादे का। बलवा के लिए एक कॉमन क्रिमिनल मकसद का होना जरूरी है, जबकि दंगे में ऐसा कोई पहले से बना हुआ इरादा नहीं चाहिए होता। वहां तो बस 2 लोगों की लड़ाई से शांति भंग हो गई तो वो दंगा बन गया। चलिए तो एक फाइनल क्विक रिकैप करते हैं ताकि सब कुछ याद रहे।
नंबर 1, अनलॉफुल असेंबली, 5 या ज़्यादा लोग जिनका एक कॉमन क्रिमिनल इरादा हो। नंबर 2, रायटिंग, जब यही अनलॉफुल असेंबली हिंसा पर उतर आए। और नंबर 3, अफरे, 2 या ज़्यादा लोग जो किसी पब्लिक जगह पे लड़कर शांति भंग कर रहे हों। बस यही है इन तीनों का पूरा सार। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि कानून में ये इतने छोटे छोटे बारीक फर्क क्यों किए गए हैं, ये क्यों ज़रूरी हैं? देखिए, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। इन्हीं फर्क से ये तय होता है कि किसी पर चार्ज क्या लगेगा, उसे सज़ा कितनी मिलेगी, और सबसे बढ़कर यही बारीकियां समाज में लॉ एंड ऑर्डर और इंसाफ को बनाए रखने में मदद करती हैं। इन लाइनों को समझना असल में कानून के राज को समझना है। नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के बारे में, और स्पेसिफिकली हम उन नए कानूनों पर नजर डालेंगे जो सीधे सीधे हमारे देश और हमारे चुनावों से जुड़े हैं। आखिर ये नियम इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं और हमारे डेमोक्रेसी पर इनका क्या असर पड़ता है? चलिए इसे समझते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि किसी देश और उसके लोकतंत्र को बचाना इतना जरूरी क्यों है। फिर हम देखेंगे राजद्रोह पर बने नए कानून को, और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसे जो गंभीर अपराध हैं उनको भी समझेंगे। इसके बाद इलेक्शंस में होने वाली गड़बड़ियों से जुड़े कानूनों की बात होगी, और हाँ, आखिर में हम उन सभी जरूरी पॉइंट्स को क्विकली रिवाइज करेंगे जो एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, किसी भी देश के लिए सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या होती है? जाहिर है, उसकी आजादी, मतलब उसकी सॉवरेनिटी, और उसका लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। और कानून एक मजबूत दीवार बनकर इन्हीं दोनों चीजों को प्रोटेक्ट करता है। तो सवाल ये उठता है कि कानून आखिर ये करता कैसे है, देश के इन कोर प्रिंसिपल्स को बचाता कैसे है? ये बहुत सिंपल है। कानून बेसिकली एक लक्ष्मण रेखा खींच देता है, एक बाउंड्री सेट कर देता है उन कामों के लिए जो देश की एकता या फिर फेयर इलेक्शंस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और जो कोई भी इस लाइन को क्रॉस करता है उसके लिए सजा भी तय की जाती है। अब आते हैं एक बहुत बड़े बदलाव पर। देखिए, हम सबने राजद्रोह या सेडिशन कानून के बारे में तो सुना ही है ना, जो पुराने इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी का हिस्सा था। अब जो ये नई भारतीय न्याय संहिता बीएनएस आई है, इसमें इसे एक बिल्कुल नया रूप दिया गया है। यहां स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ है पुराना कानून आईपीसी का सेक्शन 124A, जिसमें सेडिशन या राजद्रोह शब्द का इस्तेमाल था, और दूसरी तरफ है नया कानून बीएनएस का सेक्शन 152, जिसका पूरा फोकस देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी पर है। और सबसे बड़ा, सबसे नोटिसेबल चेंज क्या है? राजद्रोह शब्द को ही हटा दिया गया है। तो ये नया सेक्शन 152 आखिर है क्या? देखिए, ये उन कामों को अपराध मानता है जिनसे देश में हथियारों के साथ विद्रोह भड़के, या फिर जो देश को तोड़ने की, अलगाववाद की बात करें, या किसी भी तरीके से भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करे। तो कह सकते हैं कि अब इसका दायरा पहले से ज्यादा क्लियर और स्पेसिफिक हो गया है। और सजा भी काफी गंभीर है। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे उम्र कैद यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है। इससे ये साफ पता चलता है कि ऐसे अपराधों को कितनी सीरियसली लिया जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के खिलाफ होने वाले सबसे गंभीर अपराध की, जो है भारत सरकार के खिलाफ ही युद्ध छेड़ देना। बीएनएस का सेक्शन 149 इसी अपराध के बारे में है। इसके हिसाब से अगर कोई भारत सरकार के खिलाफ जंग छेड़ता है या ऐसा करने की कोशिश भी करता है या फिर किसी को उकसाता है तो उसे दोषी माना जाएगा। ये प्रोविजन पहले भी हमारे कानून में था, अब बस इसकी जगह बीएनएस में है। और इस क्राइम के लिए सजा भी सबसे कड़ी है, या तो मौत की सजा या फिर उम्र कैद। ये दिखाता है कि अपने ही देश के खिलाफ युद्ध छेड़ना कानून की नज़र में सबसे बड़ा गुनाह है। अच्छा, तो देश की सुरक्षा की बात हो गई। अब आते हैं हमारे लोकतंत्र की नींव पर, यानी हमारे इलेक्शंस पर। सीधी सी बात है, अगर चुनाव ही फेयर नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी का क्या मतलब? तो चलिए देखते हैं कि बीएनएस इलेक्टोरल क्राइम से कैसे डील करता है। सबसे पहले है ब्राइबरी यानी रिश्वतखोरी, जो बीएनएस के सेक्शन 211 के तहत एक क्राइम है। इसका मतलब सिंपल है, किसी को वोट देने या ना देने के लिए पैसे या कोई भी लालच देना, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 1 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अगला क्राइम है पर्सनेशन, जिसे हम आम भाषा में फर्जी वोटिंग कहते हैं। मतलब किसी और के नाम पर वोट डालना, चाहे वो इंसान जिंदा हो या नहीं। इसकी सजा भी वही है,
1 साल तक की जेल या जुर्माना। और फिर आता है सेक्शन 213। ये जुड़ा है झूठी अफवाहें फैलाने से। मतलब अगर कोई जानबूझकर किसी कैंडिडेट के कैरेक्टर के बारे में झूठी बातें फैलाता है ताकि इलेक्शन का रिजल्ट इफेक्ट हो सके, तो ये भी एक अपराध है और इसके लिए जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये टेबल इन तीनों इलेक्टोरल ऑफेंसेस को क्विकली समराइज करती है। ब्राइबरी यानी वोट के लिए लालच देना, पर्सोनेशन मतलब किसी और का वोट डालना, और फॉल्स स्टेटमेंट्स यानी कैंडिडेट की इमेज खराब करना। जैसा कि हम देख सकते हैं, इन सब के लिए सजा तय की गई है ताकि हमारे चुनाव फेयर रहें। और अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं उन सभी की पॉइंट्स का जो याद रखना बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो की टेकअवेज क्या हैं? सबसे पहला, BNS 152 ने सेडिशन को रिप्लेस किया है और इसका टारगेट अब अलगाववादी या हिंसक गतिविधियां हैं। दूसरा, BNS 149 यानी देश के खिलाफ युद्ध, इसकी सजा सबसे कड़ी है, मौत या उम्र कैद। तीसरा, इलेक्ट्रल क्राइम्स में ब्राइबरी BNS 211 और पर्सोनेशन यानी फर्जी वोटिंग BNS 212 दोनों को अपराध बनाया गया है। एसेंशियली ये सारे सेक्शंस लॉ एनफोर्समेंट को एंटी नेशनल एक्टिविटीज रोकने और इलेक्शंस के दौरान शांति बनाए रखने की पावर देते हैं। नमस्कार, खाकी का युद्ध सीरीज के इस आखिरी पड़ाव में, इस अंतिम विश्लेषण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीधे उन दो बहुत ही जरूरी कानूनी मुद्दों पर बात करने वाले हैं जो किसी भी समाज के लिए, एक इंसाफ पसंद समाज के लिए बहुत जरूरी है। पहला है हमारे लोक सेवकों की सुरक्षा और दूसरा है सबूतों की सच्चाई। जय हिंद वॉरियर्स। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब अपनी परीक्षा के लिए एकदम तैयार बैठे हैं और बस आज का ये जो सेशन है ना, ये आपकी तैयारी को वो फाइनल टच, वो आखिरी मजबूती देगा। देखिए, कोई भी समाज जो स्थिर है वो दो मजबूत खंभों पर टिका होता है। पहला खंभा है अपने कानून लागू करने वाले अधिकारियों की सुरक्षा और दूसरा न्याय की प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले सबूतों की पवित्रता। तो चलिए आज इन दोनों में ही गहराई से उतरते हैं। आज हम भारतीय न्याय संहिता के उन सेक्शंस को समझने वाले हैं जो कानून के रखवाले के तौर पर आप सबके भविष्य के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। ये वो नियम है जो आपकी हिफाजत भी करेंगे और इंसाफ की भी। तो चलिए अपने पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, वो कानून जो ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों की हिफाजत के लिए बने हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि जब कोई आपके काम में दखलंदाजी करने की कोशिश करे तो कानून आपकी हिफाजत कैसे करता है। तो सबसे पहले देखते हैं BNS की धारा 214 को। देखिए, इसका मतलब एकदम सीधा है। मान लीजिए किसी पुलिस अधिकारी ने या मजिस्ट्रेट ने कोई कानूनी आदेश दिया, जैसे सेक्शन 144 लगा दिया है ना, और कोई आदमी जानबूझकर उस आदेश को नहीं मानता, तो बस ये एक जुर्म बन जाता है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, सजा इस बात पर निर्भर करती है कि उस आदेश को न मानने का असर क्या हुआ। अगर उससे सिर्फ शांति भंग होने का खतरा है तो सजा थोड़ी हल्की है, लेकिन अगर उसी हरकत से किसी की जान, सेहत या सुरक्षा को खतरा हो जाए तो फिर सजा काफी बढ़ जाती है, 6 महीने तक की जेल हो सकती है। अगली धारा है BNS 215 जो धमकी के मसले से जुड़ी है। ये तब लागू होती है जब कोई किसी पब्लिक सर्वेंट को डराए, धमकाए, चोट पहुंचाने की धमकी दे ताकि वो अपनी ड्यूटी न कर पाए। ये सिर्फ एक अफसर के खिलाफ जुर्म नहीं है, ये पूरे जस्टिस सिस्टम पर हमला है। और इस जुर्म के लिए सजा भी काफी सख्त है। 2 साल तक की कैद हो सकती है या जुर्माना या फिर दोनों। इससे पता चलता है कि कानून अपने अधिकारियों को ऐसी धमकियों से बचाने के लिए कितना गंभीर है। अब आते हैं BNS धारा 219 पर, जो कि शायद सबसे आम सिचुएशंस में से एक है। अगर कोई भी शख्स जानबूझकर किसी ऑफिसर को उनका काम करने से रोके, मान लीजिए किसी को गिरफ्तार करने से, तो ये एक अपराध है। इस अपराध के लिए 3 महीने तक की सजा या जुर्माने का प्रावधान है। तो इसी के साथ लोक सेवकों के खिलाफ होने वाले अपराधों वाला हमारा ये सेक्शन पूरा होता है। चलिए अब अपने दूसरे और उतने ही जरूरी टॉपिक पर चलते हैं, झूठे साक्ष्य यानी फॉल्स एविडेंस। ये समझना बहुत जरूरी है कि झूठा सबूत देना सिर्फ कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, ये तो इंसाफ की बुनियाद पर सीधा हमला है। तो देखिए, कानून ने ना झूठे सबूतों को 2 हिस्सों में बांटा है। एक होता है झूठा सबूत देना, जो BNS 222 के तहत आता है। इसका मतलब है जब कोई कसम खाकर अदालत में खड़ा होकर झूठ बोल दे।
और दूसरा है झूठा सबूत गढ़ना या बनाना, जो BNS 223 में है, जैसे कोई नकली दस्तावेज बना देना या मान लीजिए FIR में कोई झूठी बात लिख देना। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस जुर्म की सजा क्या है? कानून झूठे सबूतों को आखिर कितनी गंभीरता से लेता है? चलिए देखते हैं कि एक झूठ की सबसे बड़ी कीमत क्या हो सकती है। देखिए, BNS की धारा 224 के हिसाब से आमतौर पर झूठे सबूत देने या बनाने की सजा 7 साल तक की जेल और जुर्माना है। ये अपने आप में ही एक बहुत गंभीर सजा है। पर सोचिए, क्या होता है जब बात और भी ज्यादा संगीन हो? जरा कल्पना कीजिए कि किसी के एक झूठे बयान की वजह से एक बेगुनाह इंसान को मौत की सजा सुना दी जाती है। उस झूठ का क्या इंसाफ होगा? इसका जवाब बिल्कुल साफ है और बहुत सख्त है। ऐसी हालत में झूठे सबूत देने वाले को भी वही सजा मिल सकती है, यानी मौत की सजा या फिर उम्र कैद। ये हमारी न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी सजा है और ये दिखाता है कि सच के साथ खिलवाड़ करना कितना बड़ा गुनाह है। ठीक है, तो आप परीक्षा से ठीक पहले एक फटाफट वाला रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये सबसे जरूरी पॉइंट्स दिमाग में एकदम बैठ जाएं। तो याद रखिए, BNS 214 यानी कानूनी आदेश न मानना, BNS 219 यानी ऑफिसर के काम में रुकावट डालना, BNS 222 और 223 यानी झूठे सबूत देना या बनाना, और सबसे जरूरी बात, अगर झूठे सबूत से किसी बेगुनाह को मौत की सजा हुई तो गुनाहगार को भी मौत की सजा हो सकती है। और इसी के साथ खाकी का युद्ध का हमारा ये BNS पाठ्यक्रम पूरा होता है। आप सभी को इस पूरी सीरीज में इतनी मेहनत और लगन दिखाने के लिए बहुत बहुत बधाई। वर्दिया बस कुछ ही कदम दूर है। और जाते जाते मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सोचिएगा जरूर, जब ये वर्दी जिस्म पर होगी तो न्याय की इस मशाल को, इसकी सच्चाई को जिंदा रखने के लिए आप सब क्या करेंगे? इस पर विचार जरूर करना। जय हिंद।